रजिस्टर कहाँ है? রেজিস্টারটো হেফিলে আছে। इस लड़की को तो मैंने उस दिन स्पा में देखा था। सही बोल रहे। अरे वो अपहरण करता ही थे, कहीं हमको उठा लेके जाते तो। तुमको उठा ले जाते? अरे तुमको उठा के ना यमराज की भी नाभि सरक जाएगी। खाना बना लगाओ, बहुत भूख लगा हमको। जाओ जाओ, उठा ले जाते। बोली कि कोई तुम्हें उठाना चाहता है, अब क्या बोल रही हो कि कोई अजीत को उठा ले जाएगा? साला हम यहाँ काम धंधा करे कि तुम्हारे झूठ का भावताव करते रहे? हाँ तो हम ही आपको झूठे लगते हैं ना, लेकिन कह देते हमार बिटुआ को कचो हुआ ना तो देख लेना। कुछ ना हो रहा, समझ में आई बात? अब जाओ यहाँ से। हाँ तो जा ही रहे थे पुलिस थाने, दरोगा जी से कहेंगे कि हमार पति हमार बात ही नहीं सुनता है। पगला गए हो का? हाँ? थाने जाकर हमारा इज्जत उतारोगी? सीधे घर यहाँ हो, यहाँ से जाओ। अब जाओ, टुकुर टुकुर देख कर जाओ घर पे। एक मां को डर था कि कोई उसके बेटे का अपहरण करना चाहता है, लेकिन एक पिता इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि अपनी ही पत्नी के शक को वो जरा भी तवज्जो ना दे। कभी कभी अपराध के शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज करने की गलती अपराध और अपराधी दोनों को बढ़ावा देने जैसी होती है, और यही गलती कभी कभी हमें भी अपराध का भागीदार बना देती है। हट जाइए प्लीज, हटिए यहां से। चेक करो। गुड्डी कुमारी। गुड्डी, गुड्डी, ये गुड्डी। समझ नहीं आ रहा है कि ये गुड्डी हाईवे पे गई कहाँ है? आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह दुकान जाने से पहले। पूरी रात फोन घुमाया, लेकिन पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया? सर वो पुलिस तो गुमशुदगी का रिपोर्ट 24 घंटे बाद लिखती है ना, और आप सर तो 18 घंटे में ही उसकी मौत की सूचना दे दी है। मौत नहीं, हत्या। आप लोगों को किसी पे शक है? साहब, कल शाम जब गुड्डी गई ना, वो गहने जेवर पहन के गई थी। अम्मा जी, हम बाहर जा रहे, आप अजीत का ख्याल रखिएगा, चलते हैं। लेकिन वो इतना सज धज कर गई कहां होगी? आपसे कुछ नहीं बोली? नहीं साहब, लेकिन गुड्डी को बाजार घूमने का बहुत ही शौक था, तो हम भी साग सब्जी सब वही खरीद के लाती थी। आप लोग एक साथ नहीं रहते हैं? परिवार तो एक ही है, लेकिन रसोई अलग है। क्यों? आपस में बनती नहीं है आप लोगों की? ना ना साहब, वो बेटो और बहू में हमेशा बनी रहे ना, इसीलिए हमें ही रसोई अलग की है। और काम भी हमारा अलग अलग है। जय फर्टिलाइजर का काम करता है और हम हैं अनाज व्यापारी। काम अलग, रसोई अलग, लेकिन घर किसके नाम पे है? माँ के। ग्राउंड फ्लोर पे जय, गुड्डी और माँ रहती हैं, और दूसरा मंजिल पे हम और हमारी बीबी कांति रहती है। और पहली मंजिल? सर वो
पहला मंजिल खाली है, किराए के लिए रख छोड़े हैं। आप क्यों खामोश हैं मिस्टर जय? हम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, और लग ये भी रहा है कि ये हत्या कोई लूटने वालों ने की हो ऐसा। आप लोग जा सकते हैं। लूट बोलकर ये लोग पल्ला झाड़ रहे हैं या किसी सच पे पर्दा डाल रहे हैं? पति चुप था, लेकिन बाकी सब लोग बोल रहे थे। और सर हैरानी की बात तो यह है कि गुड्डी की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने के लिए इन्होंने 24 घंटा वेट किया। यादव, गुड्डी के पड़ोसियों से पूछताछ करो। गुड्डी का पति, सास, जेठ जेठानी से कैसा रिश्ता था? गुड्डी को घर से निकलते वक्त देखने वाला कोई चश्मदीद, वो कहां गई थी जानने वाला कोई राजदार, और जिस बाजार में उसका आना जाना था वहां उसके साथ देखा गया कोई संदिग्ध, सब जानकारियां जुटाओ। सर, पुलिस गुड्डी के हत्यारे तक पहुंचने के तार जोड़ रही थी। हत्या वाले दिन गुड्डी को घर से जाते हुए देखा गया था, पर गुड्डी कहां और किसके पास गई थी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन पूछताछ के दौरान वो राज सामने आया जिसको लेकर गुड्डी कई दिनों से चिंता में थी। साहब, गुड्डी अजीत को लेके बहुत परेशान थी। कौन अजीत? साहब, उसका गोद लिया बेटा। गोद लिया बेटा? हाँ साहब, उसकी और जय की अपनी कोई संतान नहीं थी साहब। क्या परेशानी थी अजीत को लेकर गुड्डी को? उसको लगता था कि उसके बेटे को कोई किडनैप कर लेगा, इसलिए साहब वो बहुत चिंतित थी। नहीं 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 साहब, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ छुपा तो नहीं रहा? नहीं, छुपा के क्या होगा साहब? अगर ऐसा बात होता तो गुड्डी हमसे तो नहीं, लेकिन अपनी जेठानी को तो बोलती। सर, गुड्डी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। गुड्डी की हत्या 13 अप्रैल 8:30 बजे के आसपास हुई है। हत्या गला घोट के की गई है सर। गुड्डी के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से 13 अप्रैल शाम 4 बजे जय ने उसे कॉल किया था, और रात 9:30 बजे गुड्डी का फोन उसी लोकेशन पे स्विच ऑफ हुआ जहां उसकी लाश मिली थी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जय ने खुद गुड्डी को वहां फोन करके बुलाया? रात 8 बजे गुड्डी को एक और नंबर से भी कॉल आया था। इस नंबर से कई बार गुड्डी के मोबाइल पे फोन आया। पता लगाओ ये नंबर किसका है, और साथ ही गुड्डी और जय के गोद लिए बच्चे अजीत से भी मिलो। उसको किडनैप किए जाने की कोशिशों के राज का जानना भी जरूरी है। सर, गुड्डी को जिस नंबर से कॉल आ रहा था वो किसी ममता बिश्नोई के नाम पर रजिस्टर्ड है। सिम कार्ड भागमली गांव के वोटर आईडी देकर खरीदा गया है। फिलहाल फोन ऑफ है सर। बेटा, आपको स्कूल से लेने और छोड़ने कौन आता है? पापा, पर पहले मम्मी आती थी। बेटा, आप कभी घर से अकेले बाहर नहीं निकलते? नहीं, मम्मी ने मना किया है। क्यों? क्योंकि कोई मेरा किडनैपिंग ना कर दे। बेटा, इससे पहले ऐसा कुछ हुआ है? बेटा, तुम ठीक हो ना? दीदी, बाल बाल बचाइए। वो आंटी तुम्हारे घर में? फर्स्ट फ्लोर पे हमारे साथ रहती है। नाम क्या आंटी का? ममता आंटी। साहब, ममता हमारी किराएदार थी, 2 महीने पहले ही खाली करके गई। पिछले दिनों ममता लगातार गुड्डी को फोन कर रही थी। गुड्डी से कैसा रिश्ता था उसका? हमें क्या पता साहब वो क्यों कॉल कर रही थी। ममता का एड्रेस है? जी है। प्रतीकवा, साहब, ममता यहाँ नहीं रहती है। यहाँ नहीं रहती तो कहाँ रहती? हमको नहीं पता, अपने पति के घर पे होगी। क्या नाम है उसके पति का? रणबीर चौधरी, भागमाली में ससुराल है उसका। अगर ममता का पति ससुराल सब है तो वो अकेली किराए पे क्यों रह रही थी? उसका अपने पति से बिल्कुल बनता नहीं था। हर हफ्ते 10 दिन में आके मायके में बैठ जाती थी। अब कहाँ से खिलाएं उसको? आखिरी बार कब आई थी यहाँ? महीनों हो गए उसका शक्ल देखे, और ना देखना चाहते हैं। उसके ससुराल का पूरा पता दो हमें। साहब, वो हमारी पत्नी जरूर थी, मगर वो हमको अपना पति नहीं मानती थी। लेकिन अभी वो है कहाँ? होगी अपनी नई सास के पास, बुढ़िया की सेवा कर रही होगी और अपने नए पति को मेवा खिला रही होगी। मतलब? वो औरत एक नंबर की चरित्रहीन थी।
शादीशुदा होने के बाद भी उस जय के साथ में उसकी दूसरी बीवी बन के रह रही थी। जय केसरी? हाँ वही केसरी। लेकिन हमें तो पता चला है कि ममता जय के घर में किराए पे रह रही थी और 2 महीने पहले ही घर खाली करके गई है। 2 महीना पहले आई थी हमारे पास साहब, घड़ियाली आंसू बहाते हुए। अपना ही रोना धोना जाके अपने यार जय को सुना। समझ गई? निकल यहाँ से। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम घर के किसी कोने में पड़े रहेंगे, हमें यहाँ से मत निकालिए। लेकिन हमारी भी मत मारी गई थी जो उस पे तरस खाकर उसे वापस रख लिया। फिर क्या, कुछ ही दिनों बाद उस जय के पास वापस चली गई। अगर ममता का पति और सास सच बोल रहे हैं तो हो सकता है ममता और जय ने मिलकर गुड्डी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसका खून कर दिया हो और मामला ठंडा होने तक जय ने ममता को कहीं छुपा दिया हो। लेकिन सर, गोद लिए गए बच्चे अजीत के किडनैपिंग के पीछे की कहानी? हो सकता है गुड्डी से पहले अजीत को टारगेट किया गया हो, क्योंकि अजीत भी जय का खून नहीं है। अगर यह अंदाजा सही है तो जय के साथ साथ उसका पूरा खानदान इस साजिश में शामिल है, क्योंकि अभी तक ना तो किसी ने अजीत के किडनैप होने की संभावनाओं को कबूला, ना ही ममता का जिक्र किया। सर, अगर रणबीर और उसकी मां झूठ बोल रहे हो तो हो सकता है रणबीर ने जय से बदला लेने के लिए गुड्डी को मार दिया हो और ममता उसका ये राज जानती थी, इसलिए उसने उसे भी गायब कर दिया। सबके कॉल रिकॉर्ड सुनो। ममता और गुड्डी दोनों के ससुराल वालों को एक साथ बुलाओ। दोनों परिवार मिलकर एक दूसरे के राज खोलेंगे, तब पता चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। राज तो खुल गया ना साहब। गुड्डी इनकी आंख का काटा थी। ममता की शादी जय से करवाने के लिए इन लोगों ने गुड्डी की हत्या कर दी। हम पे झूठा आरोप मत लगा। अरे चुप, तुम लोग झूठे हो, तुमने ही हत्या की। बस, अब जो भी है साफ साफ बता दो, वरना सब के सब जेल में जाओगे। साहब, हमने तो जो भी सच था सब कुछ बता दिया। इसके बेटे जय ने ही उसे मरवाने का कोशिश किया होगा, क्योंकि ममता को रखेल बनाकर रखा था, उसे पेट से कर दिया था। क्या ममता प्रेग्नेंट थी? झूठ बोल रही है साहब ये। ममता के पेट में जय का बच्चा ना ही था। 2 महीना से वो इसके बेटे रणवीर के साथ थी। रणवीर का ही बच्चा ममता के पेट में था। बीवी मर गई, उसकी सौत ममता गायब, अजीत पे जानलेवा हमले और ममता के पेट में तेरा बच्चा। और भी कुछ है जो हमसे छुपा रहा है? हम मानते हैं कि हमारा रिश्ता था ममता से सब, पर तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हमें लगा कि ये बात आप जानेंगे तो आप हम पर ही शक करेंगे, इसलिए। ड्रामा मत कर और बता के अजीत को किडनैप क्यों करवा रहा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं। गुड्डी की गलतफहमी बोल के तू पहले हमें चूरन चटवाने की कोशिश कर चुका है। अजीत का किडनैप होने वाला था, ये अजीत को पता था, बीवी को पता था, पड़ोसियों को पता था, तुझे कैसे पता नहीं चला? बताया था साहब, आपको बताया था गुड्डी ने। बताया था तो पुलिस को खबर क्यों नहीं की? हमको लगा कि वो ध्यान खींचने के लिए गुड्डी हमसे झूठ बोल रही है, ऐसे ही। तेरे और ममता के चक्कर के बारे में उसे कब पता चला? 6 महीना पहला, जब हम ममता को पहला मंजिल पर किराएदार बना के लाए। ये सब क्या चल रहा है? हाँ, तुम गुड्डी बैठो 1 मिनट। अरे बैठो काहे को, बताओ क्या चल रहा है ये सब? देखो, दरअसल हम तुम्हें बताने ही वाले थे। का? वो हम ममता से बहुत प्यार करते हैं गुड्डी। चुप रहो, शर्म नहीं आती है? अम्मा जी कहाँ चिल्ला रही हो? चुप रहो, बात सुनो ना। छोड़िए। ये देखिए माँ जी, ये क्या कहते हैं? कहते हैं वो ममता से प्यार करते हैं। काहे भोलिया का जी दुखा रहा है? माँ का अक्ल में ना भूसा भरा है एक बहना, और तुम्हारी अकल का घास चढ़ने गई है। चुप रहिए भैया, आप चुप रहिए। वैसे भी ये ना माँ का घर है। हमारा घर है, तभी कह रहे हैं निकालो उसको। निकालो उससे? हाँ ठीक है, निकाल दे उसे, लेकिन साथ में ना हम भी निकल जाए। तो हम पहले मरले ममता के साथ रहना शुरू करते हैं। गुड्डी हमें अपने पास बुलाने के लिए तरह तरह के नाटक करते रहे। कभी खुद के बीमार होने का, कभी अजीत बीमार है ऐसा बोलती। वो यही चाहती थी कि हम और ममता अलग हो जाए। इसलिए जब उसने वो जय का किडनैपिंग का बात बोला कि कैसे मानते साहब हम, और आप सोच रहे हो सब हमने उसे मार दिया। मारा नहीं तो कहाँ छुपा के रखा है ममता को? सब मुझे लगता है वो रणबीर ने कुछ किया ऐसा। अपना अपराध उस पे मर रहा है। नहीं साहब, आप जानते नहीं हो साहब, गरीबी का भी बहुत मजाक उड़ाते थे साहब। बताती थी सब ममता हमेशा, जब वो फर्टिलाइजर लेने हमारी दुकान पर आती सब, वो उसका पहला जो बच्चा है वो भी रेप चाइल्ड है। ममता को हमसे जो इज्जत, जो
प्यार मिला साहब, रणबीर उसे कभी नहीं दे सका। रणबीर ने उसे घर से निकाल दिया और हम उसे घर ले आए, लेकिन वहाँ भी हमारे घर वालों ने उसे चैन से टिकने नहीं दिया। नहीं नहीं ममता, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम वहीं रुको, हम आ रहे हैं अभी। हमारे लिए अपनों से बैर मत पालो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। गई फिर से मजबूर होकर रणबीर के पास, और फिर वही रणबीर की मारपीट, सब कुछ वही। सब आप कह रहे हो कि वो 10 दिन पहले अपने घर से निकल चुकी है और अभी कोई खोज खबर नहीं, तो सब मुझे लगता है कि वो रणबीर ने मुझसे बदला लेने के लिए ना वो गुड्डी को भी मारा है और ममता को कहीं छुपा रखा है। सब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, ऐसा ही होगा। सब झूठ बोल रहे हैं साहब। एक बात बताओ, किसी औरत का दूसरे घर में जाके पति पत्नी के बीच में रहना ये कोनो इज्जत की बात है का? हमने उसके साथ में कोनो मारपीट नहीं की, ना ही कोनो जबरदस्ती की है साहब। पैसे और ऐसे आराम के चक्कर में उसने हमको छोड़ दिया और जाके उस जय के साथ में उसकी दूसरी बीवी बनके रहने लगी। हमको तो शक है कि गुड्डी को भी इन्हीं लोगों ने मिलके मारा है। सर ये रहे ममता के कॉल रिकॉर्ड्स। सर ये जय सही कह रहा था, ममता 2 महीने पहले जय का घर छोड़ के रणबीर के गांव चली गई और गुड्डी के मर्डर से 15 दिन पहले यानी 29 मार्च को वापस जय के घर पे, और 29 मार्च की रात से 3 अप्रैल तक ममता अपने मायके चांदी धनी में ही थी। और फिर 3 अप्रैल से उसका फोन ज्यादातर बंद रहा, लेकिन जब ऑन हुआ तो उसके फोन से सिर्फ गुड्डी को ही कॉल किए गए। गुड्डी की हत्या में ममता का हाथ होना साफ साफ नजर आ रहा है। अब समझना यह है कि इसमें जय की क्या भागीदारी है। जिस लोकेशन में उसका फोन ऑन हुआ था, एक सर्च टीम ममता की तलाश में वहां लगा दो और साथ ही ममता के भाई प्रतीक को बुलाओ। अगर 29 मार्च की रात से 3 अप्रैल तक ममता अपने मायके में थी तो उसने झूठ क्यों बोला? और साथ ही साथ 29 मार्च को ममता के जय के घर वापस जाने के राज का भी पता करो। मुझे लग रहा है 29 मार्च के बाद ही यह हत्या और अजीत के अपहरण का षड्यंत्र रचा गया है। एक तरफ पुलिस ममता को उन लोकेशंस पर ढूंढ रही थी जहां उसके फोन से गुड्डी को लगातार कॉल किए जा रहे थे, और दूसरी तरफ ममता आई होगी गांव में, लेकिन घर पे नहीं आई। घर पर नहीं है तो गांव में कहां रही होगी? हम तो उससे रिश्ता नाता सब तोड़ चुके थे। प्रतीक न ममता से मिलने की बात कबूल रहा था और ना ही गुड्डी के मर्डर में ममता के साथ मिले होने को स्वीकार रहा था। और इसी बीच ममता से जुड़ा एक और राज सामने आया। हाँ साहब, उस दिन ममता आई थी, बहुत तमाशा हुआ था साहब। गुड्डी और ममता का हाथापाई भी हुआ था साहब। हम कभी औरत पर हाथ नहीं उठाए, लेकिन वो पेट में बच्चा बोल के हमारे घर पर कब्जा करना चाहती थी, इसीलिए धक्का देके निकाल दिए। निकाल दे नहीं तो क्या करते? हाँ, हमारी गुड्डी का सुख चैन सब छीन लिए उसने। लेकिन जय तो ऐसा नहीं मानता। उसी का तो फायदा उठाई वो कलमुही। हमरे जैत को वश में कर लिया और गुड्डी के जले पर नमक छिड़कती रही वो। अरे दीदी, आपने पूजा नहीं की अब तक? तू अपना देख। अरे हम तो अपना मंदिर सजा कर ही आ रहे। जब जय जी आ जाएंगे तो हम पति पत्नी साथ में मिलकर ही पूजा कर लेंगे। बीवी और रखेल में फर्क होता है, समझी? और दिवाली की पूजा ना घर की लक्ष्मी के हाथों की जाती है, ना कि रखेल के। वो किसे लक्ष्मी मानते हैं और किसे रखेल, वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। दिवाली मुबारक हो गुड्डी। ये अजीत के लिए और ये तुम्हारे लिए। दिवाली मुबारक। आइए ना, पूजा कर लेते हैं। अब तुम बैठो ना, मैं आता हूँ अभी। सब कुछ सह के भी हमारी गुड्डी जय को अपना जिंदगी में लाने के खातिर पूरा प्रयास करती रही। खूबसूरत बनने का खातिर वो ब्यूटी पार्लर में जाने लगी, अपना फिगर सुधारने के लिए कसरत करने लगी। और कहा हुआ अचानक 4 महीना बाद वो उल्टा ममता खुद ही घर छोड़कर चली गई। साहब, हमने सपने में भी ना सोचा था कि ममता दोबारा आई, और आई तो आई पेट से होकर आई, और कह रही थी हमारे जय का बच्चा है। बहुत ही कमीनी औरत है ये, उसी ने गुड्डी को मारा है। ये तो साफ हो गया कि गुड्डी की हत्या की वजह ममता और जय का रिश्ता बना। लेकिन ममता के गायब होने का राज या तो जय जानता है, या रणवीर, या फिर उसका भाई प्रतीक।
सर 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक जिन जिन एरियाज में ममता का फोन ऑन हुआ हमने वहां काफी पूछताछ की, लेकिन ममता की कोई लीड नहीं मिली सर। जिन जिन लोकेशन पे उसका फोन ऑन हुआ उसके आसपास के बाजार, सिग्नल्स, एटीएम, सब जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, शायद ममता कहीं कैप्चर हुई हो। पुलिस ममता को तलाशने का हर संभव प्रयास कर रही थी। तलाश की इस कड़ी में ममता के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर देखे जाने का राज सामने आया, लेकिन ममता की तलाश ने पुलिस को एक बार फिर से चौंका दिया। डेड बॉडी के डीएनए टेस्ट से साफ हो गया कि सिर्फ गुड्डी का ही नहीं बल्कि ममता का भी मर्डर हुआ था। सर वो बॉडी ममता की ही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मरने वाली लेडी प्रेग्नेंट थी। बॉडी का डीएनए ममता की मां से मैच होता है और पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए रणबीर से। हत्या की वजह और टाइम? सर ममता का मर्डर गला घोट के किया गया है। ममता की हत्या गुड्डी की हत्या से 10 दिन पहले यानी 3 अप्रैल को शाम को 4 से 5 के बीच में हुई। गुड्डी की हत्या से 10 दिन पहले? अगर उसकी हत्या गुड्डी की हत्या से 10 दिन पहले हुई थी तो उसके फोन से गुड्डी को लगातार फोन कौन कर रहा था? सर मैंने सारी फैमिली के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, किसी की भी लोकेशन ममता की लोकेशन से मैच नहीं करता है। इसका मतलब जिसने भी ममता का खून किया उसी ने ममता के फोन से लगातार 10 दिन तक गुड्डी को कॉल किया और बाद में उसे भी मार दिया। शायद दोनों का कातिल एक ही है। कातिल ने बड़ी चालाकी से अपने मोबाइल फुटप्रिंट को बचा कर रखा। यादव, पूरी फैमिली का लास्ट 2 महीने का मूवमेंट चेक करो। जिस दिन ममता पहली बार जय का घर छोड़कर गई थी, एक एक कॉल चेक करो। कातिल बड़ी चालाकी से अपना काम कर रहा है। गुड्डी और ममता की हत्याएं एक सोची समझी योजना बनाकर की गई थी और इसी वजह से अपराधी के खिलाफ सबूत जुटाना आसान नहीं था। अब तक जितने भी नाम सामने आए थे उन सभी के पास इस अपराध को अंजाम देने के लिए कोई ना कोई मोटिव जरूर था, लेकिन उस मोटिव को साबित करने के लिए पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। और इसी बीच एक और नया अपराध सामने आया। अजीत साहब उसका अपहरण हो गया सर। हम देर से उसको स्कूल लाने पहुंचे तो वो गेट कीपर बताया कि घर वो अकेला ही निकल गया साहब। वर्मा, देखो मामला क्या है और अजीत की फोटो भी सर्कुलेट करो। यस सर। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि अजीत को किडनैप करने की कोशिश पहले भी हुई थी? मूर्ख थे जो गुड्डी का बात नहीं सुने। सब गुड्डी को खो देने के बाद जो हम अजीत को खो दिए तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे साहब। सर, हमने अजीत के स्कूल के आसपास पूछताछ की। अजीत के स्कूल के बाहर एक नीली वैन देखी गई। सर सज्जन सिंह के फोन रिकॉर्ड से एक अजीब बात सामने आई। 30 अप्रैल को सज्जन ने इंद्रलोक मार्केट की एक दुकान से एक संदूक ऑर्डर किया और इसी तारीख के बाद से ये किडनैपिंग के हादसे शुरू हुए। लेकिन संदूक का इस सबसे क्या लेना देना? सर संदूक का साइज 4x2x2 का है और अजीत की हाइट 3 फुट 7 इंच है। और सर हमने दुकान वाले से बात की, कुछ अजीब बातें सामने आई हैं सर। साहब, सज्जन बाबू तो अनाज के लिए खूब बड़ा बड़ा टंकी ऑर्डर किया करते थे, लेकिन पहली बार छोटा संदूक ऑर्डर किए। किस लिए, कुछ बताया? ये तो कुछ नहीं बोले। जब संदूक तैयार हुआ तो 2 नया लड़का को भेजे और वैसे तो हर ऑर्डर उनका नौकर लेके जाता था। कौन लड़का, उनका नाम? नाम तो नहीं बताया। कैसे आए थे? नीली वैन से। अजीत के स्कूल के बाहर भी एक नीली वैन को देखा गया। सर हमने इंद्रलोक मार्केट के सीसीटीवी फुटेज चेक करने का ऑर्डर दिया है, शायद कुछ सामने आए। तुम इन दोनों लड़कों का पता करो, तब तक मैं सज्जन की खबर लेता हूं। पूरे गोदाम की अच्छी तरह से तलाशी लो। ये चौबे, वो पीछे का दरवाजा क्या है, वहां भी देखो। सर वो संदूक हम अपने दोस्त को तोहफा में दिए हैं सर। आप गलत समझ रहे हैं सर। सर वो आइए, जल्दी आइए सर। सर वो पटना में रहता है सर। आप सर वो संदूक हम पटना भिजवाए हैं सर, वो हमारा दोस्त रहता है वहां पे। पटना भिजवाया है या यहाँ गाड़ा है? नहीं सर, वो खोदो। साहब हम बोले थे ना यहाँ पे कुछ नहीं है। बोलो यादव। सर उन लड़कों को पता चल गया है सर। बता हमने उठाया था साहब अजीत को। कहाँ अजीत अभी? साहब वो जय भैया की दुकान में। तोड़ दो ताला। सर
खोद दो। रुको रुको एक मिनट यादव, बच्चों को बाहर निकालो जल्दी, लेके आओ साले को। सर सर बताते हैं सर। क्या दुश्मनी थी उस बच्चे से? घर तो माँ के नाम है, लेकिन उसको 3 मंजिल बनाने में हमारा पैसा लगा, लेकिन वो जय 2 मंजिलों पर कब्जा जमा चुका है। ग्राउंड फ्लोर पर बीबी के साथ और पहला मंजिल पर रखेल के साथ। सर हम किसी तरह ममता को घर से बाहर निकाल दिए, लेकिन वो कमीनी पेट में बच्चा डाल लाई। फिर हमको लगा कि अगर जय उसे वापस ले आया तो फिर उसकी बीवियों का बच्चों का हक हो जाएगा घर पे। फिर गुड्डी का मर्डर हुआ तो ममता पे शक आया। तो फिर हमने सोचा कि अगर अजीत किडनैप हो जाए तो इसमें भी ममता का नाम आएगा। हमको पागल समझता है? ममता का मर्डर गुड्डी से 10 दिन पहले हो चुका था। क्या कह रहे हैं सर? ममता का मर्डर हो गया? नाटक मत कर और मान ले कि गुड्डी और ममता को तूने ही मारा है। नहीं सर, हम सच बोल रहे हैं सर। अगर ममता का मर्डर गुड्डी से पहले हुआ है तो इसमें जरूर वो प्रतीक और प्रतीक। वो कैसे? सर हम आपको पहले नहीं बताए थे। एक बार जब हम अजीत को किडनैप करने बाजार में गए थे तो वहां हमने प्रतीक को गुड्डी के साथ देखा था। वो पैसे दे रही थी सर प्रतीक को। किस बात के पैसे दे रही थी गुड्डी से? हमें क्या पता सर। आप जाकर प्रतीक से पूछिए। वो तो अपनी बहन से बहुत नफरत करता था सर, उसी ने मारा होगा सर। तुझे ये सब कैसे पता? 2.5 महीने पहले प्रतीक ने ही हमारा घर खाली करवाया था ममता से। छोड़िए हमें, छोड़िए। शादीशुदा होके पराए घर में रहती है साली। छोड़िए। सीधे से सही बोल रहे हैं, हम नहीं मारे उसको। तू गुड्डी के भी टच में था। जहां ममता का मर्डर हुआ वहां भी तेरा फोन एक्टिव था। दोनों को तूने ही मारा है। हम किसी को नहीं मारे हैं साहब। सच बोल रहे हैं साहब, हम झूठ काहे बोलेंगे? बेटा 29 मार्च से 3 अप्रैल तक ममता तेरे घर में ही थी। सब हम मानते हैं कि ममता हमारे साथ में थी। तो 3 अप्रैल को तूने ही उसे धौलीबाग ले जाके मारा? हम नहीं मारे हैं उसको, गुड्डी मारी होगी उसको। वही बोली थी हमको ममता को वहां लेके आने के लिए। ये लो 20,000 रुपये। ऐसे ही देते रहने दीदी, ममता को कभी आपके घर में घुसने ही नहीं देंगे। तुम्हें ना एक काम करना होगा, उसे ना धौलीबाग ले आना और उसे ये कहना कि जय को उसे कुछ बात करनी है। साहब अगले दिन ममता को हम वहाँ ले गए। जय और गुड्डी आएंगे, सल्टा लेना बातचीत करके, ठीक है? हम चलते हैं। उसके बाद ममता के साथ क्या हुआ क्या नहीं हमको कुछ नहीं पता। तो गुड्डी को किसने मारा? ये हमको नहीं पता साहब, लेकिन ममता को गुड्डी ही मारी होगी। प्रतीक हर कदम पर पुलिस से झूठ बोलता आया था और अब जब सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रतीक के खिलाफ थे तो उसने पुलिस को एक नया एंगल दिया कि गुड्डी ने ही ममता का मर्डर किया है। लेकिन क्या उसके दावों में कोई सच्चाई थी या फिर ये उसकी एक और चाल थी पुलिस को गुमराह करने की? लेकिन सवाल यह भी था कि अगर गुड्डी ने ममता का मर्डर किया है तो फिर गुड्डी का मर्डर किसने किया है? और वो कौन था जो गुड्डी का मर्डर होने तक ममता के मोबाइल से गुड्डी को कॉल कर रहा था? सर ममता के फोन से जिन जिन लोकेशन से गुड्डी को फोन गया वहां प्रतीक का फोन एक्टिव नहीं था। हो सकता है प्रतीक के कहने पे कोई और ममता के फोन से कॉल करता हो, या हो सकता है ममता का मर्डर करने के लिए प्रतीक से गुड्डी ने नहीं किसी और ने ममता को वहां बुलवाया। लेकिन सर ये हो कौन सकता है, क्योंकि जय और रणवीर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और बहुत तोड़ने के बावजूद प्रतीक अपने बयान पे कायम है। पता करो ये प्रतीक किस किस से मिलता था, खासतौर पे वो जिनका कनेक्शन गुड्डी और ममता दोनों से हो। साहब हम ममता जैसी बच्चलन औरत से छुटकारा पाना चाहते थे। हमने प्रतिभा को पैसे दिए पर ममता को मारने के लिए नहीं, वो तो इसलिए दिए कि वो ममता को हमारे घर कभी लौटने न दे। साहब हमने भी उसी के लिए उसे पैसा दिया था। 2 महीना पहले भी प्रतीकवा ने पैसा लेकर ममता को हमारे घर से निकाला था, रणबीर के घर भेजा था। पर हमने उसका ममता को मारने को नहीं कहा। सिर्फ ममता ही नहीं, गुड्डी की हत्या भी कबूलनी है। साहब हमने किसी को नहीं मारा सब। सोच लो, बुढ़ापे की मार का दर्द मरते तक रहता है। और आपको तो गुड्डी को थप्पड़ मारते हुए लोगों ने सब्जी मंडी में देखा था। हाँ हम ये बात मानते हैं कि हमने गुड्डी को थप्पड़ मारा था,
पर हमने किसी की जान नहीं ली साहब। तुम्हारी दुश्मन तो ममता थी, गुड्डी को क्यों मारा? उसकी सास ने प्रतिभा को ज्यादा पैसे देकर ममता को हमारे गले डाल दी, बस इसीलिए। और पैसे देके उसे भी मरवा दिया? नहीं साहब, हम कह रहे हैं ना, हमने किसी को नहीं मरवाया, किसी को नहीं मारा। जो कच्चू भी हुआ ना, इसी ने किया है। हमने कच्चू नहीं किया साहब, हमने कच्चू नहीं किया। हेलो। हेलो साहब, जय बोल रहे हैं हम। साहब प्लीज हमारी माँ को छोड़ दीजिए साहब, उसने कुछ नहीं किया। तुम्हारी माँ की पेशी होगी कल, प्रतीक, कावेरी और तुम्हारे भैया सज्जन के साथ। सर प्लीज प्लीज मेरे। हे बेटा, ये क्या कर रहा है तू? क्या है भौरिया का जी दुखा रहा है? अरे ये क्या कर दिया गुड्डी? क्या हुआ? अरे बोलो तो सही। आज आपने साबित कर दिया कि हम आपके कुछ नहीं लगते। ये गुड्डी गुड्डी गुड्डी, देखो देखो, हाँ ऐसा ना बोलो। तुम हमारी पहली बीवी हो गुड्डी, और ये अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। कोई नहीं गुड्डी, कोई नहीं, कोई नहीं। साहब हम कुछ कबूलना चाहते हैं साहब। सब जिस रात गुड्डी का मर्डर हुआ, उस रात हमने गुड्डी को एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया था। तो तुम मानते हो कि तुमने गुड्डी को? नहीं नहीं साहब, नहीं, हम उसे जरूर बुलाए थे साहब, पर गुड्डी आए नहीं। हम 7:30 पौने 8 तक इंतजार किए साहब, फिर फोन लगाया लेकिन उठाया नहीं उसने। रेस्टोरेंट में बुलाने की वजह? हाँ जी कहिए। गुड्डी, हम सोच रहे कि बड़े दुख दिया हमने तुम्हें गुड्डी। नहीं नहीं, आप ऐसा ना कहिए। नहीं नहीं गुड्डी, हम कब बोलने दो। हम कभी अच्छे पति ना बन पाए गुड्डी, लेकिन हम अपना सारा गलती सुधारना चाहते हैं गुड्डी। मिलोगी का हम का वही अपने फेवरेट वाला रेस्टोरेंट में? ये बात पहले क्यों नहीं बताई? डर गए थे साहब, हमको लगा कि हमारा और ममता का रिश्ता जानने के बाद आप हमें ही हत्यारा समझ बैठोगे गुड्डी का साहब, इसलिए। कहीं ये तेरी कोई नई चाल तो नहीं? कोई चाल बाल नहीं साहब। सज्जन भैया ने मेरे अजीत को मारने का कोशिश किया साहब। अब गुड्डी भी नहीं रही, ममता भी मर्डर हो गया, ममता का भी सब। माँ है हमारी, बस वो निर्दोष है साहब, आप वो छोड़ दो उसको साहब। यादव, रेस्टोरेंट का एड्रेस लो और वहां से सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ। सर ये मनी है साहब, दुकान संभालता है हमारा, कभी कभी गाड़ी भी चला लेता है। ये तुमको रेस्टोरेंट में क्या बोलने आया था? भैया जी, पेट्रोल की टंकी लीकेज हो गई है, गाड़ी गैराज ले जानी पड़ेगी। ठीक है, लेके। ठीक है भैया। सर
जब मणि के घर और जय की कार की जांच की गई तो मणि के इन अपराधों से जुड़े होने के कई पुख्ता सबूत सामने आए। साहब, हमें पैसे का बहुत जरूरत था। हमने जय भैया से पैसा मांगा, वो भैया ने पैसा नहीं दिया साहब, और गुड्डी भाभी ने हमको भैया से पैसे मांगते हुए देख लिया। कितना पैसा चाहिए? 50,000 भाभी। हम देंगे, पर तुमको हमारा एक काम करना पड़ेगा। कौनो काम? हमारी सौत का मर्डर। हम भाभी का बात मान लिए साहब। जय और गुड्डी आएंगे, सल्टा लेना बातचीत करके, ठीक है? हम चलते हैं। क्या हुआ? काम हो गया भाभी। ये फोन तू अपने पास ही रख और रोजाना इस नंबर से मुझे फोन करना। और हाँ, याद रहे, अपने घर के आसपास से मत करना। ठीक है भाभी। ये लो पैसा। भाभी 50,000 की जरूरत थी हमें। 2 ही दिन का वक्त दो, दे देगी। साहब, भाभी हमको आधा पैसा दी थी, बाकी के पैसे देने की नियत नहीं थी उनकी। हम हर बार पूछते रहे, हर बार हमें टालती रही। फिर एक रात भाभी रेस्टोरेंट में आ गई तो हम अड़ गए। भाभी हमारा पैसा। अरे काहे रोज रोज दिमाग चाटते हो? हाँ, कहे थे ना कि 2-4 दिन में दे देंगे। भाभी एक सेकंड आपसे बात करने जरा आइए ना भाभी। क्या बात करनी? कहा तो सही। आइए ना। अरे कहा बात करनी? भैया जी, पेट्रोल की टंकी लीकेज हो गई है, गाड़ी गैराज ले जानी पड़ेगी। ठीक है, ले जाओ। इस केस से जुड़े हर शख्स का या तो नजरिया गलत था या फिर उन्होंने गलत जरिए का इस्तेमाल किया था, और इन सब की यही गलती इस अपराध का कारण बन गई। जय की जिंदगी से ममता को निकालने के लिए गुड्डी ने गलत फैसला लिया और उसकी यही गलती खुद उसकी हत्या की वजह बन गई। माना कि ममता रणबीर के अत्याचारों का शिकार थी, लेकिन उसका जय के साथ रिश्ता कानूनी तौर पर गलत था और इस गलती की परवाह जय ने भी नहीं की, और उनकी इन्हीं गलतियों ने सज्जन को भी यह गलत फैसला लेने के लिए उकसाया। गलतियां तब तक भूल मानी जा सकती हैं जब तक उनमें सुधारे जाने की संभावनाएं बची रहें। इसलिए वक्त रहते ही संभल जाने में भलाई है, क्योंकि जिंदगी हमें बार बार मौका नहीं देती। गोखलेवाड़ी में एक मर्डर हुआ है, अब जल्दी आइए। कातिल मकान नंबर 313 के अंदर ही बैठा है। किसका मर्डर? कौन सा मर्डर? क्या जाना? चिट फंड चलाती है। मेरे को अभी पैसा मांगता है। नर्मदा जी ने हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए जमा किए। आखिर नर्मदा के पास देसी कट्टा आया कहां से? आखिर दोनों का आपस में कनेक्शन है क्या? अपने घर परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम किसी भरोसेमंद पहरेदार को सौंपते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं कि कोई है जो हमारी हिफाजत कर रहा है, हमारी पहरेदारी में लगा है। लेकिन जब यही पहरेदार, यही रखवाला, यही सुरक्षा कर्मचारी खुद ही किसी अपराध का निशाना बन जाए, ऐसे में क्या हम वाकई सुरक्षित हैं? ये कहानी है मुंबई से जुड़े पनवेल उपनगर की, जिसमें उलझे हुए थे कई पहलू, छिपे हुए थे कई राज और जुड़े हुए थे कई किरदार, जिनका आपस में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। पुलिस के लिए इस केस की तहकीकात ना सिर्फ एक चैलेंज थी, बल्कि ये केस हर दिन नए और सनसनीखेज खुलासे भी बढ़ा रहा था। लेकिन अपराध की जड़ चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कानून और व्यवस्था की आंधी उसे उखाड़ ही फेंकती है। चलो निघते मी. तू झोपून जा हा? मेरा इंतजार नहीं करना. माहित है मला, रात को 10 बजे कौन सा खास काम करने जाती है तू है ना, हवा को मुट्ठी में कैद करना चाहती है. उन्हें शक्यच नहीं है. एक सांगू का, कुछ लोग होते हैं ना जो जीतने से पहले ही हार जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हारने के बाद भी जीतने की कोशिश चालू रखते हैं. समझे? लक्ष्य ठेवा. चल. अरे किधर नींद आती है, सोने की कोशिश करता हूं तो भी नींद नहीं आती. पता नहीं कब गहरी नींद सो पाऊंगा. इंतजार नको करवा. अरे जा ना, छोड़ ना, जा. ओ बाबा. अरे लाइट चालू ठेव. ओ बरा.
हाँ बोलो सर कंट्रोल रूम मध्ये विजय बोलतोय. आता इन्फॉर्मेशन आली आहे गोखलेवाडी पनवेल मध्ये मर्डर झालेला आहे. मर्डर? ठीक है, हम पहुंचते हैं. मोहिते, ये गोखलेवाडी हाउसिंग सोसायटी हाईवे के पास ही है ना? हो सर, इथं बाजूलाच आहे. मोरे या तिकडे. गाड़ी को आगे लगाओ, आगे देखो सर. सर इधर तो कोई हलचल नहीं, लेकिन फोन यहीं से आया था. यहीं आसपास कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा. जाओ देखो सब जगह. सर वहां देखो. सर कुछ नहीं है सर. ठीक है, इस तरफ देखो. सर सर इधर देखो. बस बेटा हटिए हटिए. तुम्हें से किसने इन्फॉर्म किया था कंट्रोल रूम को? कोई जानता है इसे? अरे कौन ओळखतं का याला? हाँ साहब ये गोखलेवाड़ी में रहने वाले एक बिजनेसमैन प्रमोद राणे का पर्सनल वॉचमैन है, राम बहादुर. मैं वहीं रहता हूँ. मोहिते सर, पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो. सर. और पूरे एरिया की अच्छी तरह से तलाशी लो. सर. मैं इतना बड़ा रिस्क लेके आपको बता रहा हूँ, अब जा क्यों नहीं रहे हो? कातिल मकान नंबर 313 के अंदर ही बैठा है. हेलो, कंट्रोल रूम मध्ये विजय बोलतोय. अभी दोबारा उसी कॉलर का फोन आया था. वो गुस्से से बोल रहा था वो इतनी रिस्क लेके आपको इन्फॉर्मेशन देता है. 313 नंबर रूम में जा क्यों नहीं रहे? उधर ही आपको आपका कातिल भी मिल जाएगा. मोरे गोखलेवाड़ी लाके आ पटकन. सर हो ना हो कोई तो है जिसने मर्डर होते हुए देखा है, लेकिन किसी के डर की वजह से सामने नहीं आ रहा है और कंट्रोल रूम में बार बार फोन करके हमें इन्फॉर्म कर रहा है. सर ये घर सर हे बघा काय. आप सर आप लोग यहाँ पर इस वक्त क्यों नहीं आ सकते? या अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए था. मोहिते सर, बाहर से बुलेट शेल से उठाओ. शिंदे सर, पूरे घर की तलाशी लो, कोई कोना भी नहीं छूटना चाहिए. सर. और कौन कौन रहता है इस घर में? साहब अभी तो बस मैं और मेरे असोबा और बाकी सारे लोग अष्टविनायक के दर्शन के लिए गए हैं. वो शादी है ना, तो मन्नत मांगी थी. किसकी शादी है? साहब मेरी और मेरे भाई मोहित की शादी है. कट्टा सापडलाय. हा काय हत्यार ठेवता घरी? और क्या क्या तेरे पास? आईची शपथ साहेब, मला नहीं माहित है. मुझे नहीं पता साहब ये कट्टा कहाँ से आया. साहब कहाँ से आया, कैसे आया, वो हम पता लगा लेंगे. बाजू की गली में मर्डर हुआ ना, वहां से उड़ के आया. नहीं साहब मला नहीं मालूम. सर ये क्या कर रहे हैं सर आप? चलो सर देखिए किसका मर्डर, कौन सा मर्डर. मला आई बाबाला कॉल करू द्या साहब. चल सब पता चल जाएगा. आई बाबा से बात करा साहब. अंदर रोहन के दादाजी हैं, उनका ख्याल रखो. इसके माँ बाप आए तो बताओ कि पनवेल पुलिस चौकी में आने का है. बिना जीव बिना सब वो मेरे जीजा जी राम बहादुर थे. परसों उनकी शादी सालगिरह थी साहब, और बाप बनने वाले थे. कैसे हुआ साहब? किसने मारा उनको? तुम क्या काम करते हो? बस महीने भर पहले गांव से आया हूँ. काम ढूंढने आया था साहब. काम मिला नहीं, अभी कब जाने वाले थे. अच्छा, राम बहादुर की किसी से कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं साहब, बहुत सारी बात भी थी. लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहते थे साहब. ठीक है. शिंदे, गोखलेवाड़ी में जाकर रोहन और इस वॉचमैन राम बहादुर के बारे में पता करो, और उस नंबर के बारे में भी पता करो जिससे हमारे कंट्रोल रूम में फोन आया था. और हाँ, जिस घर के आगे राम बहादुर की हत्या की गई उसके आसपास देखो कोई सीसीटीवी कैमरा है.
अगर है तो उसकी फुटेज मंगवाओ। सब हाँ सर, रोहन और मोहित की अक्सर वॉचमैन राम बहादुर से लड़ाई होती रहती। दोनों भाई अपनी गाड़ी प्रमोद राणे के घर के पास ही लगाते थे और वॉचमैन उसे मना करता था। प्लीज गाड़ी हटा दीजिए, इधर हमारा साहब जी पार्किंग कर लगाना, समझा ना? और ये सड़क तेरे बाप का नहीं, समझा ना? चल निकल। अरे बाप पर मत जाना सर, हटाना नहीं तो मैं टायर को हवा निकाल दूंगा। अगर तूने गाड़ी को हाथ भी लगाया ना, तेरी जान ले लूंगा, समझा ना? हाँ सर, मैं मानता हूँ कि कभी कभार मेरा उस वॉचमैन राम बहादुर से झगड़ा हो जाया करता था, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए मैं उसका मर्डर क्यों करूंगा? 1 महीने बाद मेरी और मेरे भाई दोनों की शादी है। ऐसे हालातों में मैं ऐसी कोई भी हरकत क्यों करूंगा सर, क्यों? शादी में बहुत खर्चा होता है ना, महंगाई काफी बढ़ गई है। कहीं तूने ही पैसों के लिए प्रमोद राणे के घर में घुसने की कोशिश तो नहीं की? वॉचमैन ने रोका और तूने उसे मार दिया? नहीं सर, ये सब झूठ है, सब कुछ झूठ है सर। हो सकता है ये झूठ है, लेकिन सच ये है कि तेरे घर के पास से वॉचमैन राम बहादुर की लाश मिली, तेरे घर के आंगन से बुलेट के खाली शेल्फ मिले और तेरी घर की छत पर हत्या। देखिए सर, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्लीज मुझे एक बार अपने आई बाबा को कॉल करने दीजिए, और नहीं हो रहा है तो मुझे बता दीजिए, मैं कॉल कर लेता हूँ। देख, अभी भी मौका है, जो कुछ जानता है सच सच बता दे। अगर हमने पता लगाया तो गर्दन नहीं बचा पाएगा। सर मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज मला आई बाबा वाला कॉल कर दिया सर, प्लीज। सर, कंट्रोल रूम में जो कॉल किया गया था उसकी कॉल डिटेल्स आ गई है। उस रात को 2 नंबर से कॉल आया था सर। पहला नंबर एकता नगर के किसी गिरधारी लाल के नाम पर रजिस्टर्ड है, और दूसरा नंबर मिसेस नर्मदा अमरपाल के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो गोखलेवाड़ी के बगल में तिलकवाड़ी में रहती है। लेकिन सर उस रात से ये दोनों नंबर स्विच ऑफ है। बाकी की कहानी इन दोनों के पास जाकर समझ लेते हैं। सर, पुलिस को एक ही अपराध की जानकारी 2 अलग-अलग नंबरों से दी गई थी, लेकिन दोनों सूचनाओं में मतभेद था। कौन थे जो सामने आए बिना अपनी पहचान छुपाकर पुलिस को यह जानकारी दे रहे थे? क्या वो पुलिस की मदद कर रहे थे या फिर उनका मकसद कुछ और ही था? लेकिन पुलिस के लिए कत्ल के मामले में दी गई ये जानकारी बहुत अहम थी। वो किसी भी सुराग को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। साहब, मैंने कंट्रोल रूम को फोन नहीं किया, लेकिन फोन तुम्हारे मोबाइल नंबर से किया गया है। मेरा मोबाइल तो पिछले 1 हफ्ते पहले मार्केट में चोरी हो गया था। तो अपने मोबाइल चोरी होने की कंप्लेंट की? अरे साहब, 1000 रुपए के लिए क्या धक्का खाऊं जाकर साहब। तो अब तो कोर्ट कचहरी के धक्के खाएगा तो चलेगा? साहब हमको माफ कर दो, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। कभी भी सिम या मोबाइल गायब हो, सबसे पहले पुलिस कंप्लेंट करने का। जी साहब। आमच्या घरात पोलीस? अच्छा, तो तुमने नर्मदा के घर न आने की रिपोर्ट लिखवाई? अरे इनको तकलीफ देने की क्या जरूरत है? अच्छा हुआ वो चली गई, मेरे पीछे अपनी जिंदगी खराब कर दी। देखना, जब मैं मर जाऊंगा ना तो वापस आ जाएगी। आपकी पत्नी है नर्मदा? कहाँ है वो? पढ़ाली साहेब, गेली कुठे तो? मेरी किडनी खराब है, हफ्ते में 1 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है डायलिसिस के लिए। परेशान हो गई, चली गई सर। आखिरी बार कब देखा था उन्हें? उन्होंने अपने मोबाइल से एक मर्डर की इंफॉर्मेशन दी है। कल रात को 10 बजे निकली। चलो निकते मी, तू झोपून जा, मेरा इंतजार नहीं करना। इतनी रात को कहाँ गई थी? अरे वो बिस्सी चिट फंड चलाती है, भागते रहती है, मैं चल नहीं सकता और वो दौड़ती रहती है। तो अमरपाल जी, अब आप थोड़ा आराम करो, मैं बताती हूँ आपको। अब चलिए फिर से चलिए, आराम करो। आप रिश्तेदार हैं इनकी? नहीं सर, मैं अमरपाल जी की नर्स हूँ और सारा दिन उनका ख्याल रखती हूँ। नर्मदा को कब से जानती हैं? नर्मदा मैडम को मैं तकरीबन 2 साल से जानती हूँ। कल रात से वो घर नहीं आई हैं। वैसे वो 2-3 घंटे से ज़्यादा कभी बाहर नहीं रहती घर से। ज़्यादातर वो अमरपाल जी के साथ ही समय बिताती हैं। वैसे उनकी बीमारी से थोड़ी चिड़चिड़ी ज़रूर हो गई हैं, पर पूरा ख्याल रखती हैं उनका। दोनों में बहुत प्यार है, कभी कभी उन पर गुस्सा ज़रूर करती हैं। हरिद्वार जाना है ना? चला लोकर औषधि दे। अरे दम लो, नहीं लेने का है मेरे को दवाई, बस। अरे 1 मिनट, ऐसे कैसे नहीं लेना? जो आदमी बिस्तर से नहीं उठ सकता उसको हरिद्वार लेके जाएगी? मेरी अस्थियां ले जाना हरिद्वार। कभी कभी तो मेरे को लगता है ना कि मैं क्यों अपना जिंदगी इस आदमी के पीछे बर्बाद कर रही हूँ। तो छोड़ूं जाऊं मैं? हाँ, जाना मत, जा, चली जाए यहाँ से।
जाएगी ना तो तेरा क्या होगा मैं इतनी मना। अरे बंजर धरती है, पानी गिरे कि नहीं गिरे काही फरक पड़त नहीं है। पण मला फरक पड़ते ना। दे नौकर। नर्मदा कहाँ जा सकती है, कुछ बता सकती हैं? सर वो बीसी का काम करती हैं मैडम। कल रात वो कलेक्शन के लिए अपनी स्कूटी पर निकली थी, उसके बाद कहाँ गई मुझे कुछ आइडिया नहीं है। स्कूटी का नंबर बता सकते हैं? ठीक है, एक खबरी को इसके घर पे नजर रखने के लिए लगा दो और नर्मदा की बीसी से जुड़े लोगों को पुलिस स्टेशन में बुलवाओ। और हाँ, नर्मदा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन और स्कूटी को ट्रेस करने के लिए भी एक टीम बनाओ। साहेब पण मी काय म्हणतो आम्हाला म्हणजे पैसे भरले आम्ही 10 लाखाची बीसी आहे साहेब, 10 लाख का बीसी। ओ शांत रहो तुम लोग। सर आ रहे हैं, शांति रखो। सर जब से लोगों को नर्मदा के गुमशुदा होने की बात मालूम पड़ी है, कंप्लेंट लिखवाने वालों की भीड़ जमा होने लगी है। क्या जानते हैं आप लोग नर्मदा के बारे में? सर 5 साल पहले इनके पति अमरपाल जी बैंक में मैनेजर थे, फिर उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। तब से नर्मदा ने अपने पति के इलाज के लिए बीसी यानी चिट फंड कमेटी शुरू की। वो हिसाब किताब में बहुत तेज थी सर, कभी 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं किया। पर 5 साल के बाद पता नहीं उसके अंदर लालच कहाँ से आ गया, पूरे 10 लाख की बड़ी बीसी खड़ी की। अभी है ना ये नन्ही लक्ष्मी पर्ची निकाल के डिसाइड करेगी कि आज की धन लक्ष्मी किसको मिलने वाली है। हाँ बस। अरे वाह, नंबर 3 अनीता मोरे, मुबारक। अच्छा मैं क्या बोल रही थी कि 2-4 लाख रुपए की बीसी हम लोग कब तक खेलते रहे। मैं तो कहती हूँ कि अपनी जेबें ढीली करो और बचत ज्यादा करो। भाई मैंने तो ये डिसाइड किया है कि अगले महीने मैं पूरे 10 लाख की बीसी डालना चाहती हूँ। अरे भाई इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है। ये मासा नोरा है ना, मुझे मेरा जो हस्बैंड है ना वो बैंक में काम करता था, आप सब लोग तो जानते ही है ना। अरे तो प्रॉफिट के बारे में तो मुझको मालूम है ना, कैसे 4 पैसे कमाए जाते हैं, 4 पैसे एक्स्ट्रा घर में कैसे आते हैं। तो अगर बड़ा दाव खेलोगे तभी तो जाके बड़ा फायदा होगा। तो 10 लाख रुपए की बीसी के लिए जो तैयार है अपना हाथ खड़ा करो। ये हुई ना बात, तो इसी बात पे ताली हो जाए। क्या बताऊं साहब, एकदम पागल औरत थी, सुबह सुबह मेरे घर पे आई थी। हाँ हेलो हेलो। अरे नर्मदा नहीं तू, वो भी इतनी सुबह सुबह, इतनी क्या इमरजेंसी आ गई? अरे इमरजेंसी था ना, 2 दिन हो गया तुम्हारे दुकान के चक्कर काटते, लेकिन उधर तो ताला लगा हुआ है। तुम हो नहीं तो इमरजेंसी थी, आना पड़ा। अगर ताई काम के लिए बाहर गया था, फोन करके आना था ना। अरे लेकिन फोन करने से हमारे बीसी का पैसा तो नहीं मिलेगा ना। एक काम करो ताई, शाम को आके बीसी का पैसा लेके जाओ। लेकिन शाम को काय को, अभी काय को नहीं। अरे अभी मैं नहाया भी नहीं ताई। अरे नहाया नहीं है तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना, वो मेरे को अभी पैसा मांगता है। हाँ ताई इतना पैसा कोई घर में रखता है क्या? एटीएम से निकालना पड़ेगा ना। हाँ तो 1 मिनट, एटीएम तो तुम्हारे घर के बाहर ही है ना। हाँ। एक काम करो, एटीएम नंबर मुझे दो, पिन और एटीएम का कार्ड भी दो, मैं निकालेगी वहाँ से। ताई तो क्या वेड़ी डालेगा? पागल हो गया तू? एटीएम का पिन और कार्ड तुझे दे दूं मैं? 1 मिनट। हाँ वेड़ी मी नहीं, वेड़ा तू है। अरे जब बीसी निकालने वाले थे तभी बोला था ना कि 10 लाख की बीसी है, सोच समझ के डालो, है ना। सबका जरूरत होता है इसीलिए बीसी डाला जाता है, बराबर है कि नहीं। अभी तू कभी जेऊन करता है जब भी तेरे को भूख लगती है, बराबर है कि नहीं। ताई गलती की आपके पास, मैंने 10 लाख का बीसी डाला। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? पैसे के मामले में ना मैं किसी पे भरोसा नहीं करती है, समझा क्या। चलो अभी चलो, निकाल के दो। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ साहब, उनकी बीसी में हमारे भी पैसे लगे हुए हैं, कुछ करो साहब। ये पैसे ऐसे चले जाएंगे तो चलेगा नहीं। अब बताइए साहब, प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए, जो भी संभव होगा हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल आप चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, पुलिस से तो बात होगी, लेकिन पुलिस के साथ साथ हमें भी उस धोखेबाज औरत को ढूंढने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हमारी मेहनत की और बचत की कमाई लेके भाग गई है वो। गली गली उसके पोस्टर लगवाते हैं और अखबार में फोटो भी छपवा दी, और ढूंढने वाले को कुछ इनाम दे देंगे, बस और क्या। नर्मदा शक के घेरे में आ गई थी, लेकिन उसकी गुमशुदगी अब भी एक पहेली बनी हुई थी। क्या वो वाकई अपने बीमार पति से तंग आकर कहीं भाग गई थी, या फिर वो खुद किसी मुसीबत में थी? पुलिस के हाथ अब तक इस केस का ना तो कोई सिरा लगा था और ना ही कोई अहम लीड मिली थी। पुलिस ने अपनी सारी मशीनरी को लगा दिया था ताकि इस रहस्य से पर्दा उठ सके। क्या साले का तुमसे 2 दिन से फोन कर रही हूँ मैं। हाँ मैडम, 3 दिन के बाद ही हो पाएगा।
एक मिनट अरे पूना चले गए तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुमको मालूम है ना 10 लाख की बीसी है। हाँ, टाइम से पैसा देना मांगता है ना। सर मैं भी मेंबर हूँ और मैंने उन्हें बताया था कि मैं पुणे से 3 दिन बाद ही लौटूंगा। मतलब नर्मदा जानती थी कि आपके घर में कोई नहीं है? जी हाँ। अच्छा, आपके वॉचमैन राम बहादुर की हत्या के लिए आपको किसी पे शक है? नहीं सर, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं, और राम बहादुर का बाहर किसके साथ में क्या था सर मुझे पता नहीं। ठीक है, आप जा सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि नर्मदा ने प्रमोद राणे के घर में ना होने का फायदा उठाकर उसने उनके घर में चोरी करने की कोशिश की और जब वॉचमैन ने देख लिया तो उसने उसे मार डाला? क्योंकि सर नर्मदा को अपने पति के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। लेकिन मोहित, सवाल अब भी वही है कि नर्मदा अपने मोबाइल से मर्डर की इंफॉर्मेशन क्यों देगी? और अब वो खुद भी लापता है या फिर फरार है? राइट सर, एक और सवाल, आखिर नर्मदा के पास देसी कट्टा आया कहां से? कहीं उसके साथ कुछ और लोग तो इन्वॉल्व नहीं है? ये तो उसको मिलकर ही पता चलेगा। हाँ बोल शिंदे। सर, नर्मदा की मोबाइल लोकेशन ट्रेस हो चुकी है, मगर सर वहाँ पे हमारे हाथ कुछ नहीं आया। हमने बीसी की औरतों को पूछताछ की तो पता चला कि अमरपाल का सुनंदा के साथ कुछ चक्कर चालू है। शायद नर्मदा भी किसी के साथ भाग गई होगी। ये तो सिर्फ बातें हैं शिंदे, हमें पुख्ता सबूत चाहिए। एक मर्डर की आई विटनेस है वो। ओके सर। हेलो हेलो, जी 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 जी, हम अभी पहुंचते हैं। जी जी। मोहित, खबरी से नर्मदा की कोई खबर आई क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। हाँ बोल। ठीक है, हम आते हैं। चलो सर। हाँ बोलो सर, खबरी के ट्रिप पर हमने नर्मदा की स्कूटी ट्रेस कर ली है। रेलवे स्टेशन के बाहर ही पार्क है सर। सर मैंने फुटेज चेक किया सर। हाँ, लेकिन उसमें किसी और ने उसे पार्क किया। ठीक है, मुझे वो सीसीटीवी फुटेज चाहिए जल्द से जल्द। ओके साहब। अभी 3 दिन पहले ही दोपहर में नर्मदा जी ने हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए अमरपाल जी के मेजर किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए जमा किए। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करके उनको ठीक कर दीजिए। अब मेरी सारी उम्मीदें आप ही पे लगी है। बहुत बड़ा कदम उठाया है मैंने। 10 लाख रुपए की बीसी, मेरे को अभी पैसा मांगता है। डॉक्टर, ये पैसे कैश में दिए थे या चेक से? कैश। ये देखिए रिसिप्ट। थैंक यू डॉक्टर। सर, ये जरूर बीसी का पैसा होगा जो उसने दे दिया और भाग गई। हो सकता है, लेकिन बिना ठोस सबूत के कुछ कह नहीं सकते। राइट सर, हे तुम्हाला भेटायला आले। नमस्कार साहेब। नमस्कार। मैं सुरेश वागले। जी कहिए। तुम्हें ओळखलं नहीं साहब मला? मैं पिछले महीने आया था यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने। किसी ने धमकी दी है अगर मेरी बेटी की बारात घर से निकली तो सब उसकी आरती उठाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, याद आया। बैठिए प्लीज, बैठिए। थैंक यू। क्या वो फिर से धमकी दे रहे हैं? नहीं साहब, धमकी नहीं, पर अब मेरे बेटे रोहन को ही आपने गिरफ्तार कर लिया। क्या रोहन आपका बेटा है? जी हाँ, मेरा बेटा है रोहन। इसका मतलब कोई रोहन की शादी होने नहीं देना चाहता। ये कौन है? ये मेरा छोटा बेटा मोहित है। अगले महीने में शादी है दोनों की। ये ऐसा नहीं कर सकते साहब, इनकी माँ तो रो रो के बुरा हाल हो गया इनका। साहब, आप मोहल्ले में किसी से भी पूछ लीजिए। देखिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपके घर की खबर दी थी किसी ने। कातिल मकान नंबर 313 के अंदर ही बैठा है और हथियार भी बरामद हुआ है वहां से। नहीं साहब, ये जरूर किसी की साजिश है। मोहित बेटा, सर ये रोहन के बिल पेपर्स। ठीक है, रोहन को रिहा तो कर रहा हूं, लेकिन वो शहर छोड़ के जा नहीं सकता। शिंदे सर। मोहित सर,
अपना एक खबरी वागले परिवार के पीछे लगा दो। ये लोग भी मुझे ठीक नहीं लग रहे। सब पढ़ ली सब खबरें? हाँ पढ़ रहा हूँ। फ्रूट टाइम। एक सांगो, ये तुमसे मैडम है ना, एक नंबर की ड्रामेबाज है। ऐसे 50 बार कह चुकी है मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। छोड़ो जाऊंगा? हाँ जा चली जाए यहाँ से। जाएगी ना तो तेरा क्या होगा, मैं तो नहीं मना। और मुझे पता है वो कहीं से मुझे देख रही है, कहीं मैं तुम पे डोरे तो नहीं डाल रहा हूँ। पति कितना भी शरीफ हो, पत्नियों के लिए डोरेबाजी होता है। एक सांगो, तुझा लई आभार, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा। सर, ये रही सुरेश वागले की कंप्लेंट वाली फाइल्स। ये देखिए सर, ये वो सारे कॉल डिटेल्स हैं जहां से सुरेश वागले को धमकी वाले कॉल्स आए थे। और सर हैरत की बात यह है कि ये सारे कॉल्स नटवर नगर के रोड साइड पीसीओ से किए गए हैं, अलग अलग। मोहिते, पता करो कि ये नटवर नगर सुरेश वागले के परिवार से कैसे जुड़ा है। सर अरे एक बात बोलूं? बोलिए। ये तुमसे मैडम है ना, वो इतनी बुरी नहीं है जितनी लोगों को लगती है। चलिए अब सो जाइए, गुड नाइट। हाँ अरे हाँ, लाइट ऑफ कर देना, मुझे सोना है। पर आप तो हमेशा लाइट ऑन करके सोते हैं ना। अरे लाइट चालू ठेव। ओ बड़ा, क्या पता अंधेरे में तुम्हारी मैडम मुझे देखने आए और मैं उसे पकड़ लूं। चलिए ठीक है, कर देती हूँ। हाँ। कल शाम को तू कहाँ था? सर घर पे था सर। बोल, बहुत गुमान है ना तेरे बाप को तुझ पे? सर दरअसल ये लड़की मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। बहुत टाइम से मुझे धमकियां दे रही थी कि मेरी शादी ही नहीं होने देगी। जैसे तैसे उसे मनाकर 2 लाख रुपए में मामला रफा दफा किया है सर। मोहिते, सर ये शीतल मुझे बहुत जल्द पुलिस स्टेशन में चाहिए। सर। हाँ बोल। ठीक है, हम वहां पहुंच रहे हैं। मोहिते। सर। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं सर, कल रात को काफी देर तक अमरपाल जी डायरी लिखते रहे। कल मुझसे बहुत सारी बातें की अमरपाल जी ने अपनी पत्नी के बारे में, और मुझे धन्यवाद भी कहा। पर सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, पहली बार मुझे सोने से पहले रात को लाइट बंद करने के लिए कहा। लाइट ऑफ कर देना, मुझे सोना है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। मोहिते। सर। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। हेलो, ठीक है हम आ रहे हैं। सुनंदा जी, आपको हमारे साथ आना होगा। चलो। सर। हेलो। सर, ये लोग नर्मदा के घर से सामान निकाल रहे हैं। कौन हो तुम? इस तरह किसी के घर में घुसने का अंजाम जानते हो? मैं किसी के घर में नहीं घुस रहा हूँ, अपने घर को ताबे में लेने आया हूँ।
नर्मदा ने मुझसे पूरे 10 लाख रुपए लिए थे हैवी डिपॉजिट के लिए, और 2 दिन के बाद आने के लिए कहा था। ये देखिए पेपर्स। इसका मतलब है कि हमारे पैसे हॉस्पिटल की फीस में नहीं लगे। जी हाँ, वो आप लोगों के पैसे नहीं थे। अमरपाल जी अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन जाने से पहले उन्होंने आप सबके लिए कुछ कहा है। मेरी पत्नी नर्मदा बहुत अच्छी है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। शायद इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। मुझे उसकी इज्जत जान से भी प्यारी है। इसीलिए मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद मेरे ऑपरेशन का पैसा वापस बीसी वालों को दे दिया जाए। मैं हमेशा अपनी पत्नी के दुख का कारण बना। नर्मदा के लापता हो जाने की वजह से गहरे सदमे में थे अमरपाल जी। आप में से किसी को कोई खबर मिली? नहीं साहब, नर्मदा ऐसा कुछ करेगी हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। पता नहीं इतने दिन अपने पति से दूर कैसे रह गई वो। नर्मदा के किसी धोखेबाजी में इन्वॉल्व ना होने के सबूत तो पुलिस और जनता को मिल चुके थे, लेकिन ये सच्चाई जानने से पहले ही अमरपाल ने आत्महत्या कर ली। उसे लगने लगा था कि उसकी पत्नी उसकी जान बचाने की कोशिश में हद से आगे बढ़ गई है। पुलिस के हाथ अब भी कोई सिरा नहीं लगा था, लेकिन वो अपनी तहकीकात को कई दिशाओं में चला रहे थे। ये केस इस कदर पेचीदगियों से उलझा हुआ था कि पुलिस का दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई थी। सर, कहीं साले ने जीजा को नौकरी के चक्कर में तो नहीं मारा? इसके बारे में पता करो, उस रात ये कहा था। सर, रोहन की गर्लफ्रेंड शीतल को पुलिस स्टेशन ले आए। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ये मैडम अपने किसी दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ कोल्हापुर निकल रही थी। शांति, सर बताती हूँ। सर, रोहन दरअसल कभी मेरा बॉयफ्रेंड था ही नहीं। मैंने उसे फंसाया और अपने साथ 3-4 ऐसे फोटोग्राफ लिए जिसके बल पे मैं उसे ब्लैकमेल करने लगी। सर, फिर अचानक एक दिन उसका मुझे फोन आया। देख, मुझे पता है कि ये सब जो हो रहा है ना, वो तू करवा रही है, इसलिए प्लीज एक फाइनल रकम बोलते अब और मुझे बख्श दे प्लीज। मैंने बस मौके का फायदा उठाया सर। चल ठीक है, 2 लाख रुपए लेके मुझे गोला चौक के पीछे वाली रोड पे मिल। मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है सर। मैंने किसी को भी ब्लैकमेल नहीं किया या किसी को भी धमकी नहीं दी सर। सर, वॉचमैन राम बहादुर के भाई तेज बहादुर के बारे में पूछताछ की। वो उस रात अपने गांव जाने वाली टिकट निकालने के लिए रेलवे स्टेशन पर रात भर लाइन में खड़ा था और सीसीटीवी फुटेज से भी कंफर्म कर लिया सर। ये केस तो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। सर, नटवर नगर और सुरेश वागले के परिवार के लिंक की एक बड़ी खबर हाथ लगी है। वो क्या? रोहन और मोहित की शादी जिन लड़कियों से तय हुई थी, वो दोनों सगी बहनें हैं और नटवर नगर में रहती है। और इन दोनों बहनों की शादी रोहन और मोहित से 4 महीने पहले तय हुई थी। और 4 महीने पहले ही सुरेश वागले के परिवार को धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे, वो भी नटवर नगर से। राइट सर। कहीं ये सबके तार नटवर नगर से तो नहीं जुड़े हैं? मोहित, मुझे इन दोनों लड़कियों की पूरी रिपोर्ट चाहिए। सर, सर, मैंने दोनों बहनों के बारे में पता किया। सर, ना तो उनका कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही किसी से कोई दुश्मनी, लेकिन सर किसी जोशी परिवार से दोनों बहनों का रिश्ता टूट चुका है और एक ही घर से दोनों बहनों का रिश्ता जुड़ा था। जोशी परिवार? इसके बारे में पता लगाना होगा। बैठो। हम यहाँ सही वजह जानने हैं, क्यों तोड़ा आपने प्रिया और नेहा से रिश्ता? धमकी भरे फोन आ रहे थे सर कि मेरे बेटे को जान से मार देंगे। इतना बड़ा रिस्क मैं कैसे ले सकता हूं, इसीलिए मैंने इस शादी से इनकार कर दिया। ठीक। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों लड़कियों की शादी इनकी मर्जी के खिलाफ हो रही हो, तो ये दोनों लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर नाटक खेल रही हैं? हो सकता है। नर्मदा की कोई खबर? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस दिन रात एक कर रही थी, लेकिन जितने भी सुराग उनके हाथ लग रहे थे वो कहीं ना कहीं डेड एंड की तरफ ले जा रहे थे और नर्मदा अब भी लापता थी। लेकिन कहते हैं कि जब अंधेरा गहरा होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि सुबह होने ही वाली है और हर कदम पर नए सवालों और नए पहलुओं से जूझती पुलिस टीम पर यह कहावत दुरुस्त लग रही थी। सर, ये देखिए, गोखलेवाड़ी के हर एक कैमरे का सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर हमें एक कैमरे से ये फुटेज मिला है।
और पार्किंग वाला फुटेज? सर ये रहा। पॉज करो। मोहिते, ये तो साफ है कि रोहन को फंसाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी मुजरिम इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि अपने घर के पास ही मर्डर करे, बुलेट के सेल्स अपने घर में ही फेंक दे और हथियार को भी अपने घर में छुपा ले। लेकिन ये नर्मदा की गुत्थी समझ में नहीं आ रही। आखिर दोनों का आपस में कनेक्शन है क्या? एक काम करो सर, गोखलेवाड़ी सोसाइटी के सभी लोगों को बुलाओ, ये फुटेज दिखाओ और उन दोनों लड़कियों को भी। सर पहचानो इसको देखा है कहीं पे? आप नेहा और आप प्रिया, क्या आप जानती हैं कि कोई आप दोनों बहनों के रिश्ते तोड़वाना चाहता है? आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी है, कोई सरफिरा आशिक या कोई ऐसी बात जो इसकी वजह बन सकती हो? सर मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि आखिर ये कौन कर सकता है। और मुझे भी कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो आप लोगों को किसी पे कोई शक नहीं? नहीं सर। ठीक है, हम आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जरा गौर से देखिए। हाँ सर, मैं इस लड़के को जानती हूँ। कौन है ये? सर ये लड़का सनी इलेक्ट्रिशियन के साथ हमारे घर अक्सर आया जाया करता है और इसका नाम आशु है। मोहिते सर, मुझे ये सनी और आशु तुरंत चाहिए सर। हेलो, सर ये लड़के को ये बैग मिला है, इसमें कुछ कार्ड्स में। ये तो नर्मदा शिंदे का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड है। हाँ सर। आसपास देखो, कुछ और जरूर मिलेगा सर। इधर लाश है। ये बॉडी भी 2-3 दिन पुरानी है। लगता है इनका मर्डर भी राम बहादुर के साथ ही हो गया होगा। और सर स्कूटी को लाश डंप करने वाली जगह से दूर ले जाकर पार्क किया। और रेलवे स्टेशन की पार्किंग से अच्छी जगह क्या हो सकती है इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए? ये कातिल बहुत ही शातिर है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो सर। साहब ये तो अपना दोस्त है आशु। कहाँ ये? पता नहीं साहब, 4-5 दिन से मिला नहीं है। तो जानता था ना कि ये सब कुछ कर रहा है? नहीं साहब, अपने को तो बस इतना मालूम था कि वो नेहा को पसंद करता है। बोला था कि वो नेहा को मेरी भाभी बनाएगा। अगर आशु प्रिया को नहीं नेहा को लाइक करता था तो फिर उसने प्रिया के होने वाले दूल्हे को धमकी भरे फोन क्यों की? वो अपने को कैसे पता? ठीक है, आशु के बारे में कुछ भी पता चले तो बताना हमें। जी साहब। चल जा। होते सर, इसके पीछे एक खबरी लगा दो, ये जरूर हमें आशु तक पहुंचाएगा। राइट सर। पकड़ तेरा हाथ से जाना नहीं चाहिए। पकड़। बता दो साहब, बता दो। बहुत घुमाया तूने हमें, अब अपने मुंह से तू खुद उगलेगा। मैं अक्सर नेहा के घर इलेक्ट्रिकल का छोटा मोटा काम करने जाया करता था। बस उसी दौरान मुझे नेहा से प्यार हो गया।
लेकिन मेरे मुकाबले उसका स्टेटस बड़ा था। तो मर्डर्स करके तू अपना स्टेटस बढ़ा रहा था? नहीं, बल्कि उसकी शादी तुड़वा कर उसे अपने बराबर ला रहा था। मैंने सोचा कि धमकियां देकर शादी तुड़वाता रहूंगा और एक दिन अपना रिश्ता लेकर जाऊंगा तो मना नहीं करेंगे। लेकिन इस बार धमकियां काम नहीं आई और शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, तो मैंने बड़ा प्लान बनाया। अशोक, तू मेरा एक काम करेगा, उसके लिए मैं तुझे एक लेटेस्ट मोबाइल आके दूंगा। भाई मोबाइल के लिए तो अपन कुछ भी करेंगे, लेकिन काम क्या है? प्लान के मुताबिक वाघे परिवार में से रोहन या मोहित किसी एक को मारना था, लेकिन उस दिन दोनों में से कोई भी बाहर निकलता दिखाई नहीं दिया। फिर मेरे दिमाग में एक दूसरा प्लान आया। वॉचमैन और रोहन हमेशा झगड़ते रहते थे। अगर तूने गाड़ी को हाथ भी लगाया ना, तेरी जान ले लूंगा, समझा ना? जान लेगा मेरा। निकाल। वॉचमैन को मारने से पहले एक चोरी किए हुए मोबाइल से पुलिस को फोन लगाया। हेलो, दत्त मंदिर के पास गोखलेवाड़ी में एक मर्डर हुआ है। लेकिन उससे पहले राम बहादुर वहाँ से निकल गया। फिर मैंने उसका पीछा किया और दूसरी गली में जाकर मार डाला। हथियार मैंने आशु को दिए और रोहन के छत पर फेंकने को कहा, लेकिन वो बेवकूफ़ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। लेकिन नर्मदा को क्यों मारा? उसने हमें राम बहादुर को मारते हुए देख लिया था। हमने उस औरत का पीछा किया और आगे जाके घेर लिया। वो बहुत डरी हुई थी और अपना बैग सीने से लगाए हुई थी। ये मैं नहीं दे सकती, ये मेरे पति बहुत बीमार है, उनके इलाज के पैसे। आशु को क्यों मारा? वो तो तेरा खुद का साथी था। उसे 10 में से 6 लाख चाहिए थे और मैं उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला था, क्योंकि उस पैसों से मैं बड़ा बिजनेस कर सकता था और नेहा से शादी कर सकता था। तेरे से एक तरफा प्यार और लालच ने कितने बेगुनाह लोगों की जान ली। सनी का अपने मन ही मन में कई सवालों के जवाबों को खुद ही गढ़ लेना इस जुर्म की वो शुरुआत थी जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी। उसने अपराध करने का मन बना लिया था, इसलिए उसने रोहन और मोहित की जगह अमरपाल के मन में शक पैदा किया कि उसकी पत्नी उसके लिए कुछ गलत कर रही है। एक आपराधिक सोच ने कई जिंदगियां तबाह कर दी। आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज। चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, पहचान में ही नहीं आ रहा है। एक काम करो सर, उसे बुलाओ जिसने लाश को पहली बार देखा था। ठीक है सर। PKND ट्रेडर्स। सर मैं कुछ नहीं किया साहब, कुछ भी नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया, खुदा की कसम साहब। कोई फेंक गया। कौन फेंक के गया? किसी को देखा तुमने? मैंने नहीं फेंका। अरे सर ने पूछा कि किसको फेंकते हुए देखा। मैं बोला साहब मैं कुछ नहीं किया साहब, खुदा की कसम। सुमधिमा दोखरो नॉर्थ ईस्ट की लगती है। एक काम करो सर, बैंक से इसका एड्रेस निकलवाओ। ठीक है सर। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। मम्मा कहो, मैंने एक कछुआ बनाया है, वो ना खरगोश से भी फास्ट रन करता है मम्मा। हाँ मम्मा। चुप हो जा, चुप हो जा। आ जाएगी तेरी मम्मा, चुप हो जा। पता नहीं कहाँ चली गई, उसका फोन भी बंद है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। हाँ। वो देखो कौड़िया। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। यस। सुमधिमा दोखरो का घर यही है? वो यही रहता है। आप कौन? हम उसके दोस्त हैं।
मैं जैस्मिन, ये मेरा हस्बैंड थान और ये सुमी का डॉटर है मिकेश। और सुमदिमा का हस्बैंड? सर वो तो डाइवोर्स ही है, लेकिन आप लोग। सुमदिमा, आप और जैस्मीन सुमदिमा के साथ नहीं रहते थे? नहीं सर, हमारा मुनीरका में एक स्पा है, हम लोग वहीं पे रहते हैं। आप लोग सुमदिमा के घर कब गए थे? सर मैंने सुमदिमा को कल से फोन ट्राई कर रहा था, लग ही नहीं रहा था, तो इसीलिए आज सवेरे उनके घर पे गया था। तो निकेशी बोली कि वो कल रात ही निकल गई थी कहीं। आपके कहने का मतलब यह है कि कल रात सुमदिमा की बेटी घर पर अकेली थी? सर पहले तो ऐसा नहीं होता था, जब भी वो बाहर जाती थी तो मिकेशी को हमारे स्पा पे छोड़ के जाती थी। कल पता नहीं क्या हो गया। वैसे सुमदिमा काम क्या करती थी? सर वो वसंत कुंज में कुछ एक्सपोर्ट कंपनी है, हाँ रेडियंट एक्सपोर्ट, तो वहां पे मर्चेंडाइजर की काम करती है वो। आपको किसी पे शक या फिर कोई ऐसा जो सुमदिमा का मर्डर कर सकता हो? अब सर मैं क्या बता। हाँ सर, मुझे उसके घर में कोड़ियां दिखी। हाँ वो देखो कौड़ियाँ। कौड़ियाँ? साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? फ्री कर दो मुझे प्लीज। लाइफ में शॉर्टकट लेने से सक्सेस मिलकर भी नहीं मिलती है, और ऑनेस्टी से काम करने से देर से मिले पर सक्सेस जरूर मिलता है। जैसे खरगोश से कछुआ रेस जीत गया था, है ना मम्मा? इस केस की शुरुआत हुई एक गुमनाम लाश और लाश के पास मिले क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड पर नाम था सुमदिमा दोकरुत का, और जिसकी हत्या हुई थी उस लाश का चेहरा पहचान पाना नामुमकिन था। क्या यह कोई षड्यंत्र था? क्या सुमदिमा चाहती थी कि उसे मृत मान लिया जाए? लेकिन जिसकी हत्या हुई उसकी पहचान क्या थी? क्या उसकी हत्या की जिम्मेदार सुमदिमा ही थी? यही कोड़ियां मिली थी साहब यहाँ पे। और सर हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से अगर हस्बैंड वाइफ तलाक लेना चाहे तो हस्बैंड अपने पत्नी को 5 कोड़ियां देते और वाइफ उसके डबल करके उसको लौटाते हैं। और सुमदिमा का तलाक 2 महीने पहले कोर्ट में हो गया था, ये उसने आपको बताया था, राइट? यस सर। यानी कोर्ट में तलाक लेने के बाद कल आपकी कम्युनिटी के कस्टम के अनुसार उसने ये प्रथा निभाई, यानी कल उसका हस्बैंड यहां आया था। बेटा कल कितने बजे थे जब आपकी मम्मा घर से गई? बोलो बेटा, अंकल क्या पूछ रहे, जवाब दो। बोलो, कल पापा आए थे क्या? हाँ पूछे, क्या बोला पापा ने? क्या बोले पापा ने? मम्मा कहाँ है? मेरे को मम्मा से मिलना है, मेरे को मम्मा से मिलना है, मेरे को मम्मा के पास जाना है, मेरे को मम्मा के पास जाना है। क्या नाम है इसके पापा का? किट। कहाँ रहता है वो? पीतमपुरा में रहता है, वहाँ एक रेस्टोरेंट है, वहाँ कुक है वो। भारद्वाज, लगता है ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। एक काम करो, इसके लैंडलॉर्ड को बुलाओ। ठीक है सर। सर जी मिकेशी का पापा तो पहले भी उससे मिलने आता था, पर कल तो हद ही हो गई। सुमदिमा से उसका जम के झगड़ा हुआ कल। झगड़ा? कैसा झगड़ा? हाँ सर, वो जो है कल मैं घर पे ही था, शोरगुल की आवाज सुनी तो मैं भाग के ऊपर गया। क्या हो रहा है? उसके बाद वो कीत दोबारा आया था क्या? सर जी उसके बाद क्या हुआ तो पता नहीं, लेकिन कीत को दोबारा मैंने नहीं देखा। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुमदिमा के चेहरे पे भारी पत्थर फेंका गया है। उसके चेहरे पर से पत्थर के टुकड़े में, जबकि हत्या गला कटने की वजह से हुई और गला किसी तेजधार चाकू से काटा गया है। हत्या का डेट और टाइम क्या है? सर उसी रात 9 से 11 बजे के बीच। और हाँ सर, कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक सुमदिमा का फोन हत्या के 1 घंटे बाद भी एक्टिव था, यानी करीब 12 बजे जब उसका फोन बंद हुआ तब उसकी लोकेशन पुरानी दिल्ली थी। सुमदिमा की जहाँ हत्या हुई वहां से उसका घर करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है।
पुरानी दिल्ली जाने का कारण और उसके चेहरे को छलनी करने की नफरत कहीं उसके पति ने तो नहीं निकाली? तुम्हें से कीत कौन है? मैं हूं सर। क्या सुमी का मर्डर हो गया? कब, कैसे? तेरा उसके साथ झगड़ा करने के 6-7 घंटे बाद क्या सजा देना चाहता था तुझे, जो उसका चेहरा इतनी बुरी तरह सर मेरा उसके साथ झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन मैंने नहीं। निकेशी को अपने पास लाके माँ को बेटी से तो दूर करना चाहता ही था। सर उसने भी तो मेरी बच्ची को मुझसे अलग कर रखा था। तो इस बात पे उसे जान से मार देगा तू? नहीं सर, आप गलत सोच रहे हैं। मैं तो अपनी बच्ची को अपने पास इसलिए ला रहा था कि सुमी का उसके बॉस के साथ चक्कर था। किससे? रोहित मनचंदा से? हाँ सर। वो सुमी को मैं किसी का कोई परवाह नहीं था। वो दिन में उसके साथ जॉब करती थी और रात रात पर उसके साथ गायब रहती थी। बेचारी मिकेशी अकेले घर पे रोती रहती थी रात में। रुको, घूमो। PKND ट्रेडर्स। ये कहाँ रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हो? सर इसमें रेस्टोरेंट का सब्जियां हैं। कहाँ से लाते हो? ये पुरानी दिल्ली सब्जी मार्केट। कल रात 9 बजे से 12 बजे के बीच में कहाँ था तू? सर मैं करोल बाग में था। सुमदिमा को मिलने बुलाया था वहाँ? नहीं सर, मैंने नहीं बुलाया। सुमदिमा की हत्या 9 से 12 के बीच में हुई है। उसकी लाश भी हमें ऐसे ही बोरियों में मिली है, करोल बाग मेट्रो ब्रिज के नीचे। नहीं सर, मैंने नहीं बुलाया। मैं तो कल रात को स्टील वाटर रेस्टोरेंट में था, रात को 12 बजे तक। आप चाहे तो वहाँ पता कर सकते हैं। ठीक है, जब तक तुझसे कहा ना जाए शहर छोड़कर जाइयो मत, समझा? ये सुमदिमा के पति के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता करो कि सुमदिमा से झगड़ा करके निकलने के बाद वो कहाँ कहाँ गया, किस किस से मिला और स्टिल वाटर्स बार में उसने क्या पार्ट पड़ा रखा है। सर कीत की एक बात में सच्चाई हो सकती है। मैंने सुमदिमा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए और ये पाया कि सुमदिमा और उसके बॉस रोहित के बीच देर रात तक रोजाना बातें होती थी। सुम्मी का मर्डर? लेकिन कब? इस मर्डर से वाकई अनजान हो या अनजान बनने का दिखावा कर रहे हो? सर मैं कुछ समझा नहीं। हमने तो सुना है आपका अपनी एम्प्लॉय सुमदिमा के साथ अफेयर था। सुम्मी मेरी बात तो सुन। सुम्मी That's it, रोहित। मैं तुम्हें अच्छे से समझ गई। तुम भी कीत की तरह धोखेबाज निकले। तुम तो सदमे में चले गए। किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया गया तुम्हारी? सर मैं सुम्मी से बहुत प्यार करता था, उसे शादी करने वाला था। मेरा कोई इससे गलत रिश्ता नहीं था सर। वैसे सुमदिमा का मर्डर कर कौन सकता है? सर मुझे भी समझ नहीं आ रहा उसका मर्डर कौन करेगा। क्यों? सुमदिमा के पहले पति पे कोई शक नहीं? सर वो अपने पति के बारे में बात ही नहीं करती थी। वो कहती थी सब मेरा पास्ट है, लेकिन वो कुछ दिनों से परेशान थी। उसे कुछ लड़के परेशान करते थे। कौन लड़के? उसकी कॉलोनी के कुछ आवारा लड़के आते आते परेशान करते थे उसे, इसलिए उसे हमेशा घर तक ड्रॉप करता था मैं। अबे अपने दुनिया में सब हो सकता है। एक नमस्ते। मैडम पड़ोसी है आपके जी? इतनी जल्दी कहाँ से? तो क्या दिक्कत है भाई साहब? बीवी लगती है, बहन लगती है आपकी? बताओ तेरे को मेरी क्या लगती है? वो सकल से तोड़ा लगे। अरे यार तुम्हारा बिजनेस डाउन है तो हमारा क्यों कर रहे हो? निकलो यार। अगर ऐसी बात है तो तुमने या सुमदिमा ने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई उन लड़कों के खिलाफ? सर बात इतनी बड़ी थी नहीं। वैसे भी आप जानते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ ऐसा तो होता ही रहता है। परसों रात कहाँ थे तुम? करोल बाग, वहां पे मेरी क्लाइंट से मीटिंग थी। सुमदिमा की लाश भी हमें करोल बाग से ही मिली थी, करोल बाग मेट्रो ब्रिज के नीचे। लेकिन सर मैं सुमी से उस दिन मिला ही नहीं। करोल बाग में कहाँ थे तुम? होटल स्टे इन, वहां पे मेरी क्लाइंट से मीटिंग थी। लास्ट मोमेंट में मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। कितने बजे से कितने बजे तक थे वहाँ? 10 से 11 के आसपास शायद। अपने उस क्लाइंट का नंबर दो हमें। उस क्लाइंट का नंबर दो हमें जिससे तुम्हारी मीटिंग होने वाली थी। हाँ सर, हाँ तो। भारद्वाज, इसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है जैसे कुछ छुपा रहा है हमसे। लेकिन सर हमें सुमदिमा के कॉलोनी के लड़कों से भी पूछताछ कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुमदिमा नॉर्थ ईस्ट की थी और पिछले कई दिनों से नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है, छेड़छाड़ और रेसिस्ट कमेंट का। हो सकता है कि सुमदिमा को भी शिकार बनाया गया होगा। जैस्मिन आंटी, बताओ ना मेरी मम्मा कब आएगी? बोला ना तेरे मम्मा नहीं आएगी।
हाँ और एक रूम मिल सकता है? हाँ, आईडी प्रूफ है? आईडी प्रूफ गुम गया, ज़्यादा पैसे देना। ठीक है, अपना नाम पता लिख लो यार। याद है। हेलो सर, यहाँ पे एक लड़की आई है, उसके पास आईडी प्रूफ नहीं है। सेफ्टी के लिए एक फ़ोटो खींच लेता हूँ मोबाइल में। ओके सर, ठीक है सर। पुलिस अब तक इस राज से अनजान थी कि गुमनाम लाश को सुमदिमा का नाम दिया गया था, लेकिन पुलिस को गुमराह करने का यह षड्यंत्र क्यों और किस मकसद से रचा जा रहा था, इसका खुलासा होने से पहले कई और रहस्य इस केस को और भी पेचीदा बनाने वाले थे। हरियाली। एक्सक्यूज मी। सुन लो। अरे मैडम बात करनी है, सुन तो लो। अरे मैडम बात तो सुनो, कहाँ जा रहे? अरे भागा के आया। जो कुछ भी किया बता दे, वरना ये हाथ ना किसी को छूने लायक नहीं बचेंगे, समझा? आप जानते नहीं साहब, उधर की सारी लड़कियां सब दिल्ली में आके धंधा करती हैं। अरे तुम लोग उनका कैरेक्टर डिसाइड करोगे? तुम जैसे लोगों की वजह से ही वो यहाँ सुरक्षित नहीं है, समझा? साहब बाकियों का नहीं पता साहब, लेकिन उस लड़की को साहब रोज नए लड़के छोड़ने आते थे साहब। वो मसाज पार्लर में सर्विस भी देती थी। आपको तो पता है साहब मसाज पार्लर में क्या क्या होता है साहब। कौन से मसाज पार्लर में देखा तुमने उसको? सुमदिमा की लाश भी हमें करोल बाग से ही मिली थी, करोल बाग मेट्रो ब्रिज के नीचे। मैसेज देख के भी अनदेखा कर रहा है। मुझे पता है उस रात तू कहाँ था और क्या कर रहा था। देखो तुम 5 लाख चाहिए मुझे। गुड़गांव हाईवे पे एक डस्टबिन है, वहां छोड़ के जाना। हेलो, सर सुमी वीकेंड पे हमारे साथ ही टाइम स्पेंड करता था, लेकिन वो यहाँ जॉब नहीं करता था। वो तो किसी एक्सपोर्ट हाउस में। टाइमिंग क्या है आपके स्पा की? सर मॉर्निंग 11 to नाइट 10 और आफ्टर 10 अनऑफिशियली। सर आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया होगा। हमारा स्पा बहुत रेपुटेड स्पा है, आप चाहे तो इंक्वायरी कर सकते हैं। एक काम कीजिए, अपने पिछले 3 महीने के सारे कस्टमर्स की लिस्ट दीजिए हमें। ओके सर। रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर तो हैफिलियस है। सर ये लीजिए, इसमें सारे डिटेल्स हैं। भारद्वाज सर नोट करो कि सुमदिमा से जुड़ा हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई राज दबाए बैठा। थान, जैस्मिन, रोहित, कीत और वो आवारा लड़के। पिछले 6 महीनों की इनकी सारी एक्टिविटीज पता करो कि स्पा के क्लाइंट्स में से क्या अभी भी कोई ऐसा है जो सुमदिमा के टच में है। और एक बात, सुमदिमा की जहां हमें लाश मिली थी उसके आसपास के एरिया के होटल, गेस्ट हाउसेस सब में पता करो कि क्या सुमदिमा वहां किसी से मिलने गई थी। क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों है? आज गाँव में पुलिस आई थी। क्या पूछा? सुमदिमा के पति कीथ, बॉस रोहित, दोस्त थान और जैस्मिन के अलावा और भी ऐसे कई नाम और चेहरे थे जो इस केस से जुड़ने वाले थे। लेकिन इस केस से जुड़ी हर शख्सियत में एक दोहरापन था और दोहरी पर्सनालिटी रखने वाले लोग छल को ही अपना बल समझते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सुमदिमा के अतीत का एक नया खुलासा होने वाला था, लेकिन क्या यह खुलासा पुलिस इन्वेस्टिगेशन को सही दिशा दे पाएगा? सर, जिस रात सुमदिमा का मर्डर हुआ उस रात कीत की लोकेशन 10 से 12 बजे के बीच करोल बाग के स्टिल वाटर्स बार की थी। और सर सुमदिमा को छेड़ने वाले लड़कों की लोकेशन करोल बाग से मैच नहीं होती है। थान और जैस्मिन की भी लोकेशन करोल बाग से मैच नहीं होती, लेकिन सर रोहित की लोकेशन करोल बाग से मैच होती है। और उसने जिस क्लाइंट का नंबर दिया था वो कनाडा मूल का है,
जिससे अभी तक बात नहीं हो पाई। लेकिन सर एक और खास बात पता चली है। जिस रात सुमदिमा का मर्डर हुआ उसी रात होटल स्टेन में सुमदिमा के ही सरनेम का आदमी यानी कि दोकरूट उस होटल में रुका हुआ था। उस आदमी का नाम था संग्राम दोकरूट। ये देखिए सर, ये आदमी भी शिलोंग से ही बिलोंग करता है और सुमदिमा के मर्डर करीब 5 घंटे बाद यानी कि सुबह 4 बजे इसने होटल से चेकआउट कर लिया था। ये भी तो हो सकता है सुमदिमा का कोई रिश्तेदार हो और सुमदिमा इससे मिलने गई हो। संग्राम दोकरूट? जी मैं संग्राम हूँ। सुमी मेरी छोटी बहन थी। दिल्ली जाने की कोई खास वजह? दिल्ली जाने से पहले सुमी का फोन आया था, इसलिए गया। वो कह रही थी वो किसी दूसरे लड़के से शादी करना चाहती है। मैंने उसे समझाया हमारे कस्टम के अनुसार जब तक तुम अपने पति से डिवोर्स नहीं लेते तब तक शादी नहीं कर सकते। फिर उसने बोला कि मैं दूसरी कम्युनिटी के लड़के से शादी करना चाहती हूँ। फिर हमारा झगड़ा हो गया सर। किससे शादी करना चाहती थी सुमदिमा? रोहित मनचंदा। और आप नई दिल्ली क्यों गए? सुमी से मिलने सर। तो इसका मतलब सुमदिमा तुमसे होटल स्टेन में मिलने आई थी? सर वो बोली थी कि आ रही है लेकिन आई नहीं। आई नहीं या तुमने उसे मार दिया क्योंकि तुम ये नहीं चाहते थे कि वो रोहित मनचंदा से शादी करे? सर मैं मानता हूँ मैं नहीं चाहता था कि वो रोहित से शादी करे, लेकिन मैं वहां सुमी को समझाने के लिए गया था, मारने के लिए नहीं सर। तुम दिल्ली गए, अपनी बहन के घर नहीं गए, होटल में ठहरे, क्या कारण? उसने एड्रेस नहीं दिया था सर। वो क्यों? वो नाराज थी सर। तब मुझे लगा वो नाराजगी की वजह से मिलने के लिए नहीं आई। मैं तो उससे बात करने के लिए गया था। क्या बात करना चाहते थे? सर मैं उसे बताना चाहता था अगर वो दूसरी कम्युनिटी के लड़के के साथ शादी करती है तो हमारे कस्टम के अनुसार पिता के जायदाद में से उसे कोई हक नहीं मिलेगा। कैसा कस्टम? सर सुमी खादू थी और हमारी कम्युनिटी में पिता के जायदाद का सारा हक सबसे छोटी बेटी को मिलता है और जो खादू से शादी करता है वो घर जमाई बन के रहता है। सुमदिमा और कीत की डाइवोर्स की कोई खास वजह? सर सुमी शुरू से ही कीत को पसंद नहीं करती थी। सुमी को जैसा लड़का चाहिए था वैसा शायद ही आज घर जमाई बन के रह सके और कीत के अलावा पापा को कोई ऑप्शन नहीं था। पापा ने कीत को सेटल करने के लिए काफ़ी उपाय किए। सर उसे कुछ नहीं आता था, ऊपर से शराब की लत थी, आपस में झगड़ा करते रहते थे। फिर बहन हमारे ऊपर, हमारी कम्युनिटी के ऊपर नाराज़ हो गई और नाराज़ होकर दिल्ली आ गई। दिल्ली आके सबसे पहले उसने कीत के अगेंस्ट में डिवोर्स फाइल किया। उसके बाद मिकेसी को अपने कस्टडी में लेके अकेले रहने लगी। सर 6 महीने पहले पापा एक्सपायर हुए, वो देखने तक नहीं आई। अब सुमदिमा तो मर गई, लेकिन तुम्हारे कस्टम के अनुसार उसकी जायदाद पे किसका हक होगा? मिकेसी का सर। मैं मामा हूँ सर, उसे यहाँ लेके आऊँगा। हमारी कम्युनिटी के अनुसार जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती, मतलब शादी लायक नहीं हो जाती, तब तक मैं देख रेख करूँगा। कितनी प्रॉपर्टी होगी उसकी? सर ये घर है, खेती वाली जमीन है, सब कुछ उसी का है। इससे तो तुम और भी ज्यादा हमारे शक के दायरे में आ जाते हो, क्योंकि सुमदिमा तुम्हारे बस में नहीं थी, इसलिए तुमने उसको मार दिया। और अब उसकी बेटी? सर आप गलत अंदाजा लगा रहे हैं। अगर आपके पास एविडेंस है तो साबित कीजिए। सुमदिमा दोकरूट खादो थी। खादो यानी कि उत्तराधिकारी। नॉर्थ ईस्ट के समुदायों में घर की छोटी बेटी को ही माँ की जायदाद का उत्तराधिकारी माना जाता है। ये संग्राम से बात करने के बाद पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है कि सुमदिमा का खादू होना ही उसके हत्या की सबसे बड़ी वजह है। और ये संग्राम भी तो उस हत्या वाली रात करोल बाग में ही था, जो उसे सस्पेक्ट बनाता है। कीत भी तो उस रात करोल बाग में ही था। और जिस तरह से सुमदिमा का मर्डर हुआ उसके बाद उसका चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ा गया। ये काम किसी नाराज भाई का नहीं लगता, बल्कि ये काम किसी नफरत करने वाले पति का लगता है। सर ये काम कीत का हो सकता है, क्योंकि कीत सुमदिमा से नफरत करता था। सुमदिमा ने कीत को तलाक देकर ना सिर्फ बच्ची छीनी, बल्कि प्रॉपर्टी से उसका हक भी छीन लिया था। और वो रोहित, वो भी तो उस हत्या वाली रात करोल बाग में ही था। सर रोहित ने जिसे क्लाइंट बता करके नंबर दिया था वो कोई और नहीं, उसका बिजनेस पार्टनर था। उससे बात हुई तो पता चला रोहित ने सुमी के साथ मिलकर एक नई कंपनी खोली थी, जिसमें कई सारे बैंक लोन उसने सुमी के शिलोंग वाली प्रॉपर्टी के नाम पे लिए थे। इन सब का फायदा उठा करके रोहित काफ़ी घोटाले भी कर रहा था। इसका मतलब रोहित बहुत सियाना है। उसने अपने पार्टनर को तो चूना लगाया ही, सुमी का भी फायदा उठाया। इधर संग्राम के मुताबिक सुमी उस रात होटल स्टेइन में उससे मिलने आने वाली थी, जिसका पता सिर्फ रोहित को था। उसने इस मौके का फायदा उठाया, सुमी का मर्डर किया ताकि उसका शक संग्राम पर आ जाए। सर कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से रोहित रात 10 बजे से सुबह 3 बजे तक करोल बाग में ही था। होटल स्टेइन का सीसीटीवी कैमरा खराब था। मैंने वहाँ के लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन किसी ने रोहित को या सुमदिमा को वहाँ पर नहीं देखा। लेकिन वो वहाँ गए जरूर थे, ये बात पक्की है। एक काम करो, होटल के हर स्टाफ मेंबर से अच्छी तरह से पूछताछ करो। कोई ना कोई जरूर होगा जिसने रोहित और सुमी को वहाँ देखा होगा। साहब हो गया मैडम।
मुझे आज घर जल्दी जाना है। सुन, तुझे परेशान तो नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर, मैंने होटल चेन में सारे स्टाफ से पूछताछ की। हाउसकीपिंग के एक लड़के ने रोहित को देखा था होटल लॉबी में एक लड़की के साथ। कहीं वो लड़की सुमदीमा तो नहीं थी? ओए मैडम, आई एम योर ओनली एडम। इस लड़की को तो मैंने उस दिन स्पा में देखा था। रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर तो हैफिलियस है। तू खुद मुझे बच्चा नहीं दे पाई। जब मैं मिकाशी को अडॉप्ट करने वाला था तो तूने उसे गायब कर दिया। सान, मैं चुप, मैं तुझे डाइवर्स देकर ही छोड़ूंगा। सान, सर मैं आपके पास आने ही वाला था। सर मिकाशी गायब हो गई। और हाँ सर। सर खान बाहर गया हुआ था, मैं मार्केट, लेकिन जब मैं वापस आई तो मिकेशी नहीं थी सर यहाँ पे, और ना ही उसे किसी ने बाहर जाते हुए देखा। भारद्वाज, सर ध्यान दो इसका। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। पिछली बार जब मैं तुम्हारे यहाँ आया था इस लड़की को मैंने वहां देखा था। बुलाओ उसको जरा। सर ये तो आज जल्दी चली गई। क्या नाम है इसका? करुणा। कब से काम कर रही है यहाँ? सर 6 महीने से। इस लड़की का सुमदीमा से मिलना जुलना था? हाँ सर, सुमदीमा यहाँ आती थी तो एक दूसरे को जानते थे। जब तक ये यहाँ थी मिकेशी थी यहाँ? हाँ सर। और एक बात सर, इन दिनों करुणा सुमी के हस्बैंड कीत से ज़्यादा ही मिलना जुलना कर रहे हैं सर। इसका एड्रेस दो हमें। ये सर आइए। सर ये देखिए। तुम्हें से कीत कौन है? मैं हूं सर। मर्डर वेपन पर पाए गए फिंगरप्रिंट से हत्या का शक सुमदिमा के तलाकशुदा पति कीत पर आया और मिकेशी के लापता होने के पीछे भी कीत को समझा गया। देख कीत, तेरे कॉल रिकॉर्ड से साफ है कि कल तू करुणा के घर पर था। करुणा की मदद से ही तूने सुमदिमा का मर्डर किया, और जब तुझे लगा कि करुणा तेरा राज खोल देगी तूने करुणा को भी मार डाला, और अब मिकेशी को किडनैप कर लिया तूने। ड्रामा मत कर। मुझे नहीं पता सर, मैंने ना तो करुणा का मर्डर किया और नहीं मिकेशी। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। जिस चाकू से तूने करुणा का मर्डर किया उस पर तेरे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। साहब मैं मानता हूं कि मैं कल रात को करुणा के साथ मिला था, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया। वो चाकू तो मैंने उसे गिफ्ट दिया था। ये क्या है? वैसे तो मैं इससे फ्रूट काटता हूँ, अब तू समय कर। गिफ्ट है। तुम भी ना। गिफ्ट? मैं करुणा से प्यार करता था। मुझे तो लगता है करुणा का मर्डर रोहित ने किया। तूने देखा रोहित को मर्डर करते हुए? नहीं साहब, लेकिन वो सुमी के मर्डर वाली रात मैंने करुणा को रोहित के साथ देखा था। जब मैं बाहर से वापस आ रहा था ना साहब, तब मैंने करुणा को रोहित के साथ होटल स्टे इन के अंदर जाते हुए देखा था। मैं वो होटल के बाहर करुणा का वेट करता रहा। वो 1-1.5 घंटे के बाद बाहर आई और मैंने उससे पूछा तू रोहित के साथ अंदर क्या कर रही थी, तो उसने कहा कि मैं रोहित से मिलने नहीं आई थी, मैं अपने फ्रेंड से मिलने आई थी, और रोहित मिल गया तो बात करने लगा। सुमी का बॉयफ्रेंड है ना, इग्नोर भी तो नहीं कर सकती। सर ये सब बात मैं पहले आपको बोलता तो
आप खामोखा में सुमी के मर्डर के बारे में करुणा पे शक करते थे। साहब मुझे तो लगता है कि रोहित ने सुमी का ही नहीं करुणा का भी मर्डर किया और मेरी बेटी मिकेशी को भी गायब किया। सर, खान और जास्मीन के स्पा के बाहर किसी ने भी मिकेशी को किसी संदिग्ध के साथ नहीं देखा। भारद्वाज, मिकेशी किसी संदिग्ध के साथ नहीं बल्कि परिचित के साथ वहां से गई, जिसका फायदा ना सिर्फ कीत को है बल्कि संग्राम को भी है। रही रोहित की बात, जो पहले से ही सुमी का फायदा उठा रहा था, अब उसका करुणा से मिलने और मिकेशी के गायब होने में कितना हाथ है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अरे चलो, अरे बात तो बताओ यार। अरे चलिए पहले। अरे चलिए बैठिए। सर, मैं मानता हूँ कि मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं होटल में अपने क्लाइंट से मिलने गया था, और सर मैं वाकई नहीं जानता मिकेशी कहाँ है। तो तू ये मानता है कि सुमदिमा के मर्डर वाली रात तो होटल स्टे इन में गया था? सर सुमी ने बुलाया था मुझे। तो इसका मतलब सुमी मिली थी तेरे से होटल स्टे इन में? नहीं मिली सर। करुणा मिली होगी। करुणा? तो तुझे ये भी पता होगा कि सुमी के साथ साथ करुणा का भी मर्डर हो गया है। करुणा का मर्डर हो गया? हैरान मत हो, अब सीधी तरह से बता दे कि पहले सुमी और अब करुणा के मर्डर में तेरा क्या हाथ? सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। मैं सुमी का वेट कर रहा था लॉबी में, और वहाँ पे करुणा अचानक से आ गई। तो करुणा ने कहा कि 203 रूम में सुमी आएगी, तो मैं उसके साथ चला गया रूम में। मैं बहुत देर तक सुमी का वेट करता रहा। फिर मैंने एक दो बार उसका फ़ोन भी ट्राई किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर करुणा ने मुझसे कहा कि ड्रिंक करोगे, तो मैंने एक पैक लिया और एक दो सिप के बाद फिर मुझे कुछ होश नहीं था। सर मेरी जब आँख खुली तो मेरे शरीर पे कपड़ा नहीं था और मेरे आसपास भी कोई नहीं था। फिर अगले दिन मुझे किसी का फ़ोन आया, मुझे फ़ोन पे ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल? हाँ सर, मेरे ऑफिस में मेरे नाम से एक कॉन्फिडेंशियली एनवलप आया जिसमें मेरे और करुणा के नेकेड पिक्चर्स थे। फिर मुझे एक फ़ोन आया। हेलो, कल रात सुमी ने तुम्हें करुणा के साथ देख लिया था, ये उसी का प्रूफ है। व्हाट? सर मैंने ये सब बात पहले इस बारे नहीं बताई कि आप इस बात को सच ना मान लो। तू ये बता कि तेरी इस कहानी में कितना सच है और कितना झूठ? मैं सच ही कह रहा हूँ सर। सर मुझे नहीं मालूम मेरे फोटो क्यों खींचे, मुझे क्यों ब्लैकमेल कर रहा है सर। वो फोटोग्राफ्स कहाँ हैं? वो तो मैंने फाड़ के फेंक दी। तो तुझे ये तो ध्यान होगा किस नंबर से कॉल आ रही थी? हाँ सर। सर रोहित ने हमें जो नंबर दिया था वो साकेत के एक पीसीओ का है, और उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। ये रोहित अपने आप को इनोसेंट साबित करके हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा? एक काम करो, ये रोहित और करुणा के फोन रिकॉर्ड्स टैली करो, पता करो कि इनका आपस में कोई कनेक्शन था या नहीं। सर। और हाँ, उन आवारा लड़कों को फिर से रिमांड पे लो। ये करुणा की कॉलोनी में भी अच्छी तरह से पूछताछ करो, पता करो कि कीत के अलावा कोई और वहां आया जाया करता था या नहीं। पुलिस का अंदाजा सही था, लेकिन पुलिस अब भी इस राज से बेखबर थी कि सुमदिमा जिंदा थी, और बाकी जानकारियों के साथ ये खुलासा भी बहुत ही जल्द होने वाला था। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक करुणा की मौत रात 10:30 बजे के आसपास हुई है, और कीत का फोन भी उस समय उस एरिया में एक्टिव था, और कीत ने यह बात कबूल भी ली है कि वो उस समय करुणा से मिलने गया था, लेकिन उसने उसका खून नहीं किया। और सर आवारा लड़कों ने भी यही बात रिमांड में कबूली है कि उन्होंने एक लड़के को करुणा घर के पास जाते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने उसका चेहरा ठीक से पहचाना नहीं। लेकिन सर उन लड़कों ने यह भी कहा है कि उस लड़के की कद काठी कीत की ही तरह थी। संग्राम और रोहित? सर रोहित का सुमदिमा और करुणा के मर्डर से लिंक हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मिकेशी की किडनैपिंग से उसका कोई लिंक होगा। और सर मिकेशी जिस दिन किडनैप हुई उस दिन संग्राम भी शिलोंग में था, और दिल्ली में भी उसका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था। सर सुमदिमा के मरने के बाद उसके अकाउंट से 2 बार पैसे निकाले गए सर। एक तो मरने के अगले दिन जयपुर से, और दूसरा आज से 2 दिन पहले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से सर। हैरत की बात यह है कि सुमदिमा ने खुद विड्रॉ किए हैं सर, ये देखिए। अगर सुमदिमा जिंदा है तो वो लाश किस लड़की की थी? थैंक यू वेरी मच। हाँ, हम आपको प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, ठीक है? मम्मा हम जा कहाँ रहे हैं? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, ठीक है? चलो चलो। गेट। सर सुमदिमा का फोन कुछ देर पहले 3 मिनट के लिए एक्टिव था, तब उसकी लोकेशन रेंट वाले घर के एरिया की थी। किससे बात कर रही थी वो? एक टिकट एजेंट से। सर आप लोग मुझे यहाँ पे क्यों पकड़ के लाए? सर मैंने कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं किया है, मैं सिर्फ थोड़े दिन के लिए शहर से बाहर गई थी। शहर से बाहर थी तो अपना फोन क्यों बंद किया तुमने? मिकेशी को कहाँ ले जा रही थी चोरी छुपे तुम? सर मिकेशी मेरा ही बेटी है। वो भी किसी की बेटी होगी जिसका तुमने मर्डर किया। सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैं अपना लाइफ से बहुत अपसेट
अपसेट थी, बहुत डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन में थी या रोहित के साथ मिलकर जो फ्रॉड किया उससे बचने का उपाय था? मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, उल्टा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। रोहित ने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, मेरा खादू होने का फायदा उठाया, मेरा प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट लोन्स लिया और फिर मुझसे ही झूठ बोला। मैंने तेरे नाम पे जितना भी लोन लिया सब चुका दूंगा। कुछ दिनों की बात है, तू जानती एक्सपोर्ट मंदी चल रही है, मैं जो भी कर रहा हूँ हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। सुमी, आई लव यू। सर इसके बाद भी मैंने रोहित को एक चांस और दिया, पर जब मुझे पता चला कि उसका और करुणा का रिलेशन है तो सर मैं इतना परेशान हो गया कि मैं जयपुर चला गया कि मैं सोच सकूं कि आगे क्या करूं। तो वो लड़की कौन थी जिसका तुमने मर्डर किया? सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया। कौन सी लड़की? तो उस डेड बॉडी की पॉकेट में तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कैसे मिला? सर मैंने अपना क्रेडिट कार्ड तो मिक्की को दिया था। मिक्की? ये मिक्की कौन है? करुणा की छोटी बहन, वो थोड़े दिन पहले शिलोंग से दिल्ली घूमने आए थे। फाइनली तुम दिल्ली आ गए? हाँ दीदी, बट यहाँ मजा नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग नहीं हो ना साथ में। कुछ शॉपिंग किया? दीदी शॉपिंग तो हम आपके साथ ही करेगा। मिक्की मैं डेफिनेटली चलती, बट मुझे थोड़ा काम है। तुम ये मेरा क्रेडिट कार्ड रखो। दीदी मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, मुझे नहीं यूज करना। रखो। मिक्की करुणा की बहन थी? हाँ सर। थान ये बात जानता था कि मिक्की करुणा की बहन है? हाँ सर। सर लाश का चेहरा इतना खराब था तो मैं पहचानता कैसे? मुझे लगा वो सुमदिमा है। What? थान ने मुझे डेड बॉडी माना? सर मैं थान को बोल के गया था कि मैं बाहर जा रहा हूँ ताकि वो मेरा बेटी का टेक केयर करे। तुम्हें करुणा और रोहित के फोटोग्राफ्स किसने दिखाए? सारा पुराना रिलेशनशिप खत्म, अब मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। A new life। ये रोहित तो केट से भी यार, आई नो तुम इतना बुरा फील कर रही हो, अरे यार जिसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है उसके लिए आंसू मत बहाओ प्लीज। मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ मैंने तुम्हें बताया नहीं कि जैस्मिन मुझसे डाइवोर्स ले रही है। हाँ प्लीज, तुम मेरे फ्रेंड हो, प्लीज मुझे अकेला छोड़ो। लेकिन कहाँ जाओगे? Anywhere, पर मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। क्या तुम प्लीज थोड़े दिन के लिए मिकेशी को? ऑफ कोर्स यार, ये भी कोई बोलने वाली बात है। उसके बाद मैं वहां से चली गई। 2 दिन तक जयपुर में भटकता रही, सोचते रही कि मैं किसके लिए जिंदा रहूं। और फिर मुझे अचानक याद आया कि मिकेशी, मुझे उसके लिए जिंदा रहना है। और फिर मैं मिकेशी के लिए वापस आया सर। मैं सीधा थान के स्पा में गए और मुझे वहां मिकेशी मिली और थान और जैस्मिन मिलके उसे कन्विंस कर रहा था सर कि मैं मर गई। उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया सर। मैं मिकेशी को लेके वहां से चली गई और स्टेशन जा रही थी कि आपने मुझे पकड़ लिया। करुणा के साथ मिलकर तुमने रोहित और सुमदिमा के बीच में तो गलतफहमियां पैदा कर दी। अब ये बता कि मिक्की और करुणा क्यों मारा? सर करुणा ने खुद मुझे फोटोग्राफ्स दिए थे, मैंने कुछ नहीं कहा था उससे। मैं बताता हूँ सर, मैंने मारा दोनों को, लेकिन मिक्की की जो प्रॉपर्टी है उसमें मेरा भी हक है। पहले मेरी छोटी बहन वो खारू बन के मेरे बाप के प्रॉपर्टी की मालिक बन बैठी। खारू ट्रेडिशन के हिसाब से मुझे कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद उसकी छोटी बेटी मिक्की खारू थी सर, और इस बात से करुणा को भी जेलासी थी। और मैंने इसी बात का फायदा उठा लिया। मैंने करुणा को बोला कि मिक्की का पत्ता साफ करना है, तो वो मान गई। तो हमने डील की कि वो जब खाड़ू बनेगी तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा देगी। करुणा ने मिक्की को दिल्ली घूमने के लिए बुला लिया। वो यही दिल्ली की एक होटल में रुकी थी और इधर सुमी को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। मिक्की को दिल्ली में जानने वाला कोई नहीं था। हमें लगा कि उसकी बॉडी कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, और जब मिक्की के बारे में कुछ पता नहीं लगेगा तो गांव वाले उसे मरा हुआ मानकर करुणा को खाड़ू बना देंगे। चलो इसको यहाँ पे डाल, इसको कहीं दूर ले जाके फेंकना पड़ेगा। रुक, इसका शक्ल खराब करना पड़ेगा। जब आपने बोला कि डेड बॉडी के पॉकेट में सुमी का क्रेडिट कार्ड मिला तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं, तो इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि वो सुमदिमा है। और दूसरी तरफ इस केस में आप लोगों के इन्वॉल्वमेंट देखकर करुणा डर गई थी। वो कैट की गर्लफ्रेंड थी, मुझे लगा वो डर के मारे कैट को सब बता देना थी।
आपका हाथ जोड़ता हूँ सर, मेरे को जाने दीजिए मेरा बच्ची, बस मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। आखिरकार गुमनाम लाश की पहचान मिकी से कर ली गई। बुरी नीयत से किस्मत बदलने की जितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन नियति नहीं बदली जा सकती। जिंदगी की रेस जीतने के लिए धोखे और फरेब का ट्रैक पकड़ने वाले जीतने का ख्वाब भले ही देख लें, लेकिन अगर आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हो तो एक ना एक दिन ठोकर जरूर लगती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।